मेरे बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस में। आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं न्याय से संबंधित जो सिद्धांत है हमारे राजनीति विज्ञान में, या जिसे आप पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। देखेंगे न्याय क्या होता है। बहुत सारे विचारकों ने न्याय के बारे में क्या कहा है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, है ना, और क्या क्या प्रकार होते हैं न्याय के, इन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को देखेंगे, है ना। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस से एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छा आयाम देने के लिए आप पॉलिटिकल साइंस का हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, मेरा क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके, है ना, या आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हो। इस बैच को ज्वाइन करने से आपकी तैयारी बहुत स्पेसिफिक हो जाएगी। हम केवल एमपीपीएससी स्पेसिफिक पढ़ा रहे हैं, है ना, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, पुराने प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए, और आपकी राजनीति विज्ञान पर अच्छी पकड़ हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और इंटरव्यू में भी आपको मदद मिले। इन सबको ध्यान में रखकर ओवरऑल तैयारी यहाँ कराई जा रही है ना। टॉप 500 बच्चों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है। हमारा ये प्रयास है कि उसमें आपका नाम जरूर शामिल हो। तो मुझे आशा है जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, कहीं ना कहीं आप जरूर इस बैच को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं हम, और समझते हैं कि जस्टिस या न्याय क्या होता है। अगर न्याय का आप आम भाषा में मतलब देखोगे, तो न्याय का अर्थ होता है क्या, निष्पक्ष और समान व्यवहार करना। क्या अर्थ होता है न्याय का? निष्पक्ष, समान व्यवहार करना। निष्पक्ष या समान व्यवहार, इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों से इस तरीके का व्यवहार करें, जैसे निष्पक्ष और समान, कि जो लोग जिस चीज के हकदार है उनको वो चीजें प्राप्त हो जाए, और किसी के भी साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो। न्याय बहुत सारे प्रकार का होता है। अगर आप राजनीतिक न्याय की बात करेंगे तो आपको राजनीतिक रूप से समानता की बात करता है, राजनीति में भागीदारी की बात करता है, तो ये आपका हो जाएगा राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय की बात करता है तो आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि आर्थिक रूप से जितनी भी चीजें आपके लिए जरूरी है, आर्थिक समानता आपको मिले, आर्थिक आधार पर आपका शोषण ना हो। तो ये सब अगर ना हो, तो आपका शोषण नहीं हो रहा है, आपकी आर्थिक समानता की बात की जा रही है, तो उसको आप क्या कहते हैं? आर्थिक न्याय कहते हैं। सामाजिक न्याय वही कि जाति पाति के आप के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं हो रहा, तो उसको हम कहते हैं सामाजिक न्याय हो रहा है। सबकी अच्छी स्थिति, जो सबकी स्थिति है वो अच्छी स्थिति में है, सबको रोटी कपड़ा मकान और बेसिक चीजें मिल रही है, सबको समाज में गरिमा है, सब है, मतलब है सामाजिक न्याय है। वही हम बात करते हैं इसके बाद में, जिसे हम कहते हैं प्रक्रियात्मक न्याय। मतलब एक न्याय की जो प्रक्रिया होती है कि विधि के अनुसार जो आपको न्याय मिलना चाहिए, उसको प्रक्रियात्मक न्याय कह देते हैं। इसी तरह कानूनी न्याय, मतलब आपकी स्वतंत्रता या समानता का या अधिकारों का किसी ने हनन किया है, तो आपको उपलब्ध कराना, इसको हम कह देते हैं कानूनी न्याय। तो जो न्याय शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति हुई है जस्टिस शब्द से। किससे हुई है? जस्टिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। जस्टिस शब्द भी जो है आपका, याद रखिएगा, लैटिन शब्द से बना है ना। लैटिन शब्द जिसका नाम है जस्टिया, लैटिन शब्द जस्टिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, है ना, किसी चीज को जोड़ना। तो न्याय का अर्थ होता है जोड़ना, और ये बना है लैटिन भाषा के शब्द जस्टिया से। तो इसी से फिर ये शब्द का विस्तार हुआ, और जस्टिया से ये बन गया जस्टिस, यानी कि न्याय। तो ये अवधारणा थी कि कहाँ से शब्द आया है आपका जस्टिस। एक और अर्थ होता है जो शब्द है जस्टिया या जस्टिस। जस्टिस या जस्टिया जो शब्द है, जैसे जो जस्टिस है ना, ये जस्टिया से बना है। तो ये शब्द का एक और मतलब होता है सामंजस्य बनाए रखना, है ना। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जस्टिस का अर्थ क्या होता है कि कैसे सामंजस्य बनाए रखा जाए, है ना। तो न्याय में हम देखते हैं, पूरे किसी भी राष्ट्र में देखते हैं, व्यवस्था में देखते हैं, हम सामंजस्य बनाने के लिए क्या करते हैं? हम सामंजस्य बनाने के लिए दो उपाय करते हैं, है ना। दो उपाय करते हैं किसके लिए? सामंजस्य बनाने के लिए। तो कौन से दो उपाय है जिसके द्वारा हम सामंजस्य बनाते हैं? तो पहला उपाय है दंडित करना। क्या है? दंडित करना, है ना। आपको पता है कि जो भय के द्वारा, या कोई व्यक्ति समाज के विरुद्ध या समाज की मान्यताओं के विरुद्ध कोई काम कर रहा है, किसी के अधिकारों का, किसी की स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, तो उसको दंडित किया जाता है ना। तो ये कानूनी किस तरीके का न्याय है? ये कानूनी न्याय है, या इसको आप कहते हैं प्रक्रियात्मक न्याय। इसकी एक बकायदा प्रक्रिया होती है जो राज्य के द्वारा बनाई जाती है, इसके हिसाब से न्याय किया जाता है। तो न्याय को बनाए रखने के उपाय, एक होता है दंडित करना, और दूसरा होता है पुरस्कार देना, है ना। दूसरा क्या उपाय होता है? पुरस्कार देना। ये सामाजिक न्याय में आता है आपका, कि कोई व्यक्ति अगर अच्छे काम करता है,
भलाई के, तो समाज उसको क्या देता है? प्रतिष्ठा देता है और पुरस्कार देता है, सम्मानित किया जाता है। तो ये दूसरा प्रकार होता है न्याय का। तो इसको हम सामाजिक न्याय में शामिल करते हैं, और दंडित करना ये कानूनी न्याय में आता है। तो इस तरीके से न्याय का मतलब यही होता है, दंड के द्वारा या पुरस्कार देकर समाज में एक सामंजस्य स्थापित करना। और जब सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि न्याय कहते, इसी को हम कहते हैं न्याय। न्याय के ना दो और तत्व होते हैं, दो मूल तत्व होते हैं न्याय के, तो हम उनको देखते हैं कि वो कौन से तत्व है ना। दो मूल तत्व होते हैं। तो न्याय के दो मूल तत्व कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है समानता। न्याय का मतलब ही होता है कि सब में समानता स्थापित करना, सबको एक समान अधिकार, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता और समान हक दिलाना, जिसके वो हकदार है, मतलब किसी का शोषण नहीं होना, सबको बराबरी पे लाना, सब में सामंजस्य बैठाना। तो इसको कहते हैं, पहला तत्व है समानता और दूसरा तत्व है निष्पक्षता। है ना? न्याय का मतलब ही होता है कि वो निष्पक्षता के साथ किया गया हो, किसी का पक्ष नहीं लिया हो या किसी के पक्ष में ज्यादा फेवर नहीं किया गया हो, है ना? न्याय न्याय तब लगेगा जब एक ऐसा हो कि निष्पक्ष हो। तो इस तरीके से न्याय के महत्वपूर्ण दो तत्व है ना, दो मूल तत्व है। तो एक हुआ समानता और दूसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या हुआ? निष्पक्षता। तो ये दो मूल तत्व होने चाहिए, तब हम उसको कहते हैं कि ये न्याय है। इसके बाद हमारे राजनीति विज्ञान के जो सबसे पहले विचारक है, उन्होंने भी इसी बात का पक्ष लिया है, वो है हमारे प्लेटो। प्लेटो महोदय ने कहा है, न्याय का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? न्याय का मतलब होता है कि समाज में सामंजस्य सामंजस्य व संतुलन बनाना, है ना? न्याय क्या होता है प्लेटो के अनुसार? प्लेटो ने कहा कि न्याय का मतलब होता है समाज में सामंजस्य व संतुलन बनाना ही क्या है? न्याय है। प्लेटो इस तरह के न्याय की बात करते हैं। अरस्तु ने कहा है, अरस्तु ने न्याय को लेकर अपने विचार दिए हैं, है ना? अगला, अरस्तु ने किस तरीके से इसका वर्णन किया? अरस्तु कहते हैं, न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है ना। न्याय क्या है? न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है। ये कहते हैं कि न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम आपसी व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। मतलब आपसे व्यवहार में जो सद्गुण या अच्छे गुणों को हम दिखाते हैं, जिसमें लोगों का सम्मान करना, नैतिकता, ये सब चीजें आती है। तो इसको यहाँ अरस्तु ने क्या कहा है? तो अरस्तु ने कहा है कि जो हम आपसी व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं, वही सद्गुण न्याय है। इसकी बात करते हैं हमारे अरस्तु। इसके अलावा जो हमारी आज के समय में, आधुनिक समय में न्याय के जो सबसे बड़े व्याख्याकार है, जिनका नाम है जॉन रॉल्स, है ना? तो जॉन रॉल्स ने क्या कहा है न्याय को लेकर? तो रॉल्स महोदय का ये मानना है कि न्याय क्या है? जो हमारा पूरा का पूरा समाज है, पूरा का पूरा समाज है, और जो संस्थान है, समाज, या इसे आप कहेंगे जो सामाजिक संस्थान है ना? जितने भी सामाजिक संस्थान इसमें सारे आ जाते हैं, चाहे आप धार्मिक संस्थान कहे या समाज के द्वारा बनाए गए राजनीतिक संस्थान है, और जितने भी। तो ये जो समाज और सामाजिक संस्थान है ना, इनका प्रथम सद्गुण क्या है? ये कहते हैं, इनका सामाजिक संस्थान जो है, इनका सर्वप्रथम सद्गुण क्या है? इनका सर्वप्रथम सद्गुण न्याय है। ठीक है, ये रॉल्स ने बात कही है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट थे न्याय को लेकर। एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट और देखिए, है ना, ये नया परिप्रेक्ष्य है न्याय को लेकर, कि जो आधुनिक विचारक है या जो आधुनिक विचारधारा है ना, है ना, या जो वर्तमान समय में जो लोकतांत्रिक समाज हो चुका है हमारा समाज, है ना, वर्तमान समय या वर्तमान मान की जो विचारधारा है, जो बहुत सारे विचारक है, तो या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक समाज हमारे आसपास है, इन्होंने न्याय के कुछ मानदंड बनाए हैं। क्या बनाए हैं? न्याय के मानदंड। मतलब कि इनका प्रयोग करके आप ये इस बात को नाप सकते हो कि न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब लोग न्याय को अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो देखो, इसमें जो पहले विचारक है,
या पहली जो विचारधारा है ना, इस विचारधारा के लोग जो है न्याय को मानते हैं डेजर्ट के रूप में। किस रूप में? अगर आपसे पूछा जाए डेजर्ट के रूप में न्याय को कौन मापते हैं, है ना, डेजर्ट। ठीक। डेजर्ट के रूप में इनका मतलब ये होता है उचित रूप से न्याय। उचित रूप से न्याय, डेजर्ट का मतलब आपको पता है, मीठा जो हम खाते हैं डेजर्ट है। डेजर्ट वही कि फल के रूप में, कि जो जैसा है, अगर कोई व्यक्ति लायक है तो उसके साथ लायक जैसा व्यवहार किया जाए, और कोई व्यक्ति नालायक है तो उसके साथ नालायक जैसा व्यवहार किया जाए। लायक को पुरस्कार दिया जाए और नालायक को दंड दिया दिया जाए, है ना। कोई लायक है किसी चीज का, उसको पुरस्कार दिया जाए, और जो नालायक है, मतलब कोई पुलिस वाला अच्छा काम कर रहा है उसको पुरस्कार दो, वो समाज के लिए कुछ योगदान कर रहा है। कोई व्यक्ति पर्यावरण बचा रहा है तो उसको पुरस्कार दो। और कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, तो पर्यावरण का विनाश कर रहा है, तो इन नालायक लोगों को क्या करना है, इन नालायक लोगों को हमको दंड देना है। तो ये होता है डेजर्ट के रूप में, है ना। इसके समर्थक कौन है? रॉबर्ट नॉजिक। ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक जो हमारे महोदय है, वो इस न्याय का समर्थन करते हैं। दूसरे है हमारे, दूसरा मानदंड है योग्यता। इसको आप मेरिट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? मेरिट। कि आप न्याय को कैसे नापोगे? मेरिट के आधार पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसका समर्थन करते हैं उदारवादी। कौन करते हैं इसका समर्थन? इसका समर्थन करते उदारवादी विचारक, है ना। कि जो जितना योग्य है वो उतनी संपत्ति अर्जित करना, उसको उतनी अर्जित संपत्ति, मतलब उसको उतनी संपत्ति अर्जित करने देना चाहिए, या जो व्यक्ति जितना योग्य है वो उतनी संपत्ति अर्जित करना चाहिए, ये इसकी बात करते हैं। तो इसका समर्थन मुख्यतः करते हैं उदारवादी विचारक, है ना, जिसमें सारे उदारवादी को आप ले सकते हैं। इसके बाद में आवश्यकता, है ना। अगला मानदंड क्या है? आवश्यकता। कि जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतनी उतनी वस्तुओं की, है ना, जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतनी वस्तुएं प्राप्त हो रही, तो यही न्याय न्याय है। इसका समर्थन करते हैं मार्क्सवादी। ठीक है। इसके अलावा एक चौथी विचारधारा है ना, यह चौथा जो मानदंड है वो है समानता। कि सब लोगों को समान रूप से कैसा बनाया जाए, ये इसके लिए प्रयास करते हैं ना, सब समान होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसका समर्थन करते हैं जो समानतावादी विचारक है। हम्म, जो समानतावादी विचारक है, जो नारीवादी विचारक है, वो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। तो इस तरीके से आप न्याय को, ये लोग या ये आधुनिक जो लोकतांत्रिक समाज है, उसमें न्याय को ऐसा देखा जाता है या ऐसे मापा जाता है। अब हम देखते हैं बहुत अच्छे से न्याय के आयाम, या आप कह सकते हो न्याय के प्रकार, है ना। अगली जो हेडिंग है हमारी, हम देखते हैं न्याय के आयाम, है ना। कितने आयाम हैं न्याय के, या इसी को हम एक तरीके से कहते हैं प्रकार, है ना। कि किस किस तरह के न्याय हो सकते हैं, है ना। हर एक आयाम अलग होता है, या कितने दृष्टिकोण से हम न्याय को देख सकते हैं। तो मुख्यतः देखो, मुख्य प्रकार के न्याय जो हम इसमें आयाम में देखेंगे, तो पहला हम देखेंगे प्राकृतिक न्याय। कि भाई ये प्राकृतिक न्याय क्या होता है। इसके बाद जो दूसरा आयाम देखेंगे वो देखेंगे हम प्रक्रियात्मक न्याय, है ना। हम देखेंगे प्रक्रियात्मक न्याय क्या होता है। इसके बाद तीसरा जो आयाम हम देखेंगे, तीसरा आयाम हम देखेंगे, इसको कहते हैं वितरणात्मक न्याय। क्या कहते हैं? वितरणात्मक, वितरणात्मक न्याय। ठीक है। तीसरा आयाम। चौथा आयाम क्या है हमारा? तात्विक न्याय। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं तात्विक न्याय। ठीक है। पांचवा प्रकार है न्याय का, इसको कहते हैं हम समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय, है ना। तो ये मुख्यतः पांच आयाम है न्याय के, जिनको एक एक करके हम अब देखते हैं और समझते हैं। तो पहला जो प्रकार है न्याय का, या पहला जो आयाम है, इसको हमने कहा प्राकृतिक न्याय। तो भैया क्या होता है प्राकृतिक न्याय, है ना। एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ, कुछ बच्चे होते हैं। प्राकृतिक न्याय को आप कहते हैं नेचुरल जस्टिस, है ना। क्या कहते हैं? नेचुरल जस्टिस, या नेचुरल जस्टिस भी आप कह सकते हैं। प्राकृतिक न्याय इसको हम कह देते हैं। वितरणात्मक न्याय इसको आप कहते हो, है ना। ये प्रक्रियात्मक न्याय को देख लीजिए, इसको कहते हैं प्रोसीजरल, है ना। एक प्रोसीजर के तहत आपको मिलता है, प्रोसीजरल न्याय। प्रोसीजरल जस्टिस आप कह देते हैं। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वितरण करते हो, तो इसको आप कह देते हो डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तात्विक न्याय को आप कहते हो सब, क्या कहते हो तात्विक न्याय को? देखो, तात्विक न्याय को आप कहते हो सब्सटेंटिव न्याय, इसको हम कहते हैं
टेंटिव न्याय इसको हम कह देते हैं। और समानुपातिक न्याय मतलब, समझ रहे हो आप, समानुपातिक न्याय, इसको हम कह देते हैं प्रोपोर्शनल, है ना, प्रपोजन में मिलता है, किसी को कम या किसी को ज्यादा अनुपात में, प्रोपोर्शनल जस्टिस। ठीक है, ये उसमें प्रकार है। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल जस्टिस, है ना, या प्राकृतिक न्याय का जो आयाम है ये क्या है। देखो भाई, प्राकृतिक न्याय क्या होता है, तो बहुत बेसिक है। प्राकृतिक न्याय को आप इस तरह के से समझ सकते हो, जो किसी भी संविधान या विधि में अंकित नहीं है ना। प्राकृतिक न्याय क्या है, जो कि किसी संविधान, किसी संविधान या जो विधि है इसमें उल्लेखित नहीं है, इसमें उल्लेखित नहीं है ना, किसी विधि या संविधान में उल्लेखित नहीं है, इसको आप क्या कहते हैं, प्राकृतिक न्याय कहते हैं। प्राकृतिक न्याय में ऐसे नियम आते हैं, आप मान लीजिए, या ऐसी मान्यता आती है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। जैसे आप देखेंगे जंगल में किसी ने कानून नहीं बनाया होता है ना, जिसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। जंगल के अपने न्याय होते हैं, जिसको मत्स्य न्याय कहते हैं ना। तो वहां एक बैलेंस बना हुआ है, तो उसको भी हम न्याय कहते हैं। तो प्राकृतिक न्याय भी इसी तरीके का होता है, जो किसी भी संविधान या विधि में नहीं लिखा होता, या किसी कानूनी किताब में नहीं लिखा होता है ना। ऐसी नियम आती है, ऐसी मान्यता आती है, ऐसी परंपराएं आती है जो मानव के लिए उपयोगी हो, है ना। क्या इसमें आता है, ऐसे नियम, परंपराएं, है ना, या मान्यताएं जो मानव के लिए उपयोगी है, जो मानव हेतु उपयोगी है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं प्राकृतिक न्याय। ठीक है, इतना सही मतलब होता है। प्राकृतिक न्याय के आप अगर उदाहरण देखोगे ना, तो देखो और कुछ मान्यता है या उदाहरण क्या है प्राकृतिक न्याय का, तो देखो कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। ये न्याय है कि कोई भी व्यक्ति खुद के मामले में क्या नहीं होगा, न्यायाधीश नहीं होगा। इसको हम कहते हैं प्राकृतिक न्याय, है ना। किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता, जब तक उसके खिलाफ सुनवाई ना हो किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार होता है कि अगर उसने कोई जुर्म किया है या नहीं किया, उसकी बात तो सुनी जाए पहले, है ना, सबूत देखे जाए, तभी उसको दंड दिया जाए। ठीक है। तीसरा इसमें पहलू आता है कि जो दंड आप दे रहे हो वो कैसा होना चाहिए, वो तार्किक होना चाहिए, है ना, तार्किक दंड होना चाहिए। मनमाना आप किसी को दंड नहीं दे सकते, जो भी दंड आप देंगे वो कैसा होगा, वो होगा तार्किक दंड। तो इसको भी शामिल किया जाता है प्राकृतिक न्याय में। तो बेसिकली यही होता है आपका प्राकृतिक न्याय। इसके बाद दूसरा जो आयाम है हमारे न्याय का, है ना, जो हमने देखा, अब देखते हैं दूसरा आयाम क्या है। तो दूसरा आयाम मैंने आपको बताया था वितरणात्मक न्याय। ठीक है, वितरणात्मक न्याय। तो ये वितरणात्मक न्याय क्या होता है, जो वितरण की बात करता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास सामाजिक और जो आर्थिक संसाधन, देखो नाम से स्पष्ट है ना, बहुत आपको उलझना नहीं है। वितरण करना है आपको, कुछ चीजें आपके पास है, उनका वितरण करना है। तो भैया कौन सी चीज आपके पास है, आपके पास दो चीजें हैं, सामाजिक और आर्थिक। तो इन चीजों को आपको समाज में वितरित करना है। तो सामाजिक और आर्थिक वस्तुएं क्या है, तो आप देखेंगे, या इनको आप कहते हैं संसाधन। सामाजिक और आर्थिक संसाधन क्या है जिनका हमको वितरण करना है। तो देखो ये होते हैं, आप कोई पद है ना, सरकार में पद है, प्रतिष्ठा है, ठीक है, जैसे सम्मान वगैरह भारत रत्न आदि दिए जाते हैं, गरिमा धन संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है ना। अब इनको बांटना है, तो इसी को कहते हैं वितरण। तो इसी को कहा जाता है वितरणात्मक न्याय। अब आप कैसे वितरण करते हो, ये मायने रखता है। यहां ध्यान रखिएगा, अरस्तु महोदय है, इन्होंने इसका प्रयोग किया था। अरस्तु महोदय ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, वितरणात्मक न्याय, ना, वितरणात्मक न्याय का प्रयोग सबसे पहले किया था अरस्तु महोदय ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति जितना योग्य है उसको उतने ज्यादा संसाधन मिलेंगे, है ना, ज्यादा संसाधन जितना योग्य।
तो जो व्यक्ति जितना योग्य है उस व्यक्ति को उतने संसाधन दिए जाएंगे। इसको कहा जाता है वितरणात्मक न्याय, है ना। और एक दो चीज इसके बारे में देख लीजिए, वितरणात्मक न्याय के बारे में। इस न्याय का प्रयोग मैंने आपको सबसे पहले बताया किया था अरस्तु ने। तो आप कहेंगे भैया राज्य में ये बात कर रहे हैं हम संसाधनों के बंटवारे करने के लिए। तो ये संसाधन और वस्तुएं जो है हमारे पास, इनका वितरण कौन करेगा? इतना कॉमन सेंस आप रखिए, राज्य बांटेगा ये सब चीजें, है ना, और राज्य वितरणात्मक न्याय को पूरा करेगा। एक इसमें एक चीज और जान लीजिए, है ना, एक विचारक हुए जिनका नाम है कोहेन, ये मार्क्सवादी विचारक है, ठीक है। कोहेन, उन्होंने जो वितरणात्मक न्याय है ना, इसके लिए एक शब्दावली का प्रयोग किया है। क्या कहा उन्होंने वितरणात्मक न्याय को? कोहेन ने कहा है, ऑन द करेंसी, ऑन द करेंसी ऑफ इगालिटेरियन, ना, ऑन द करेंसी ऑफ इगालिटेरियन जस्टिस, इस शब्दावली का प्रयोग किया है, ऑन द करेंसी ऑफ इगैलिटेरियन जस्टिस, ठीक है। इस शब्दावली का प्रयोग किया है न्याय के लिए, किसने? हमारे कोहेन महोदय ने। ये हमारा पूरा होता है। अब हम देखते हैं न्याय का हमारा क्या, देखते हैं न्याय का हमारा जो तीसरा आयाम है, ठीक है। अभी तक दो देख लिए, तो न्याय का हमारा तीसरा आयाम कौन सा है, अब एक बार उसको देख लेते हैं। देखो, न्याय का हमारा तीसरा आयाम है, इसको कहते हैं हम समानुपातिक, सामानुपातिक, या इसको कहा जाता है अनुपातिक, हम्म, आनुपातिक न्याय। इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूट आपको करना है। ध्यान रखिए, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, केवल मैं सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से। आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आपका जो हुआ है 2022 का, जो अभी रिसेंट में आपका रिजल्ट और इंटरव्यू चल रहा है ना, 24 में एग्जाम हुआ, 2 साल इनने धक्का लगाया बकायदा बहुत अच्छे से। और इसमें पूछा गया था भैया अनुपातिक न्याय का संबंध किससे है, इतना सड़ा सा क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो क्वेश्चन यहीं से आने वाले, भरोसा करके एक बार क्लास लगा लीजिए दिल से, सारे क्वेश्चन आम से बनेंगे, भरोसा रखिए। बस आप रिवीजन करते जाइए, नोट्स बनाइए जितना हो सके, पुराने पेपर देखिए, ऑब्जेक्टिव देखिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए। इसका प्रयोग भी सर्वप्रथम हमारे अरस्तु महोदय ने किया था, अरस्तु महोदय ने इसका प्रयोग किया था। चाहे वितरणात्मक न्याय की बात करें या अनुपातिक न्याय की बात करें, दो तरह के न्याय बताए थे अरस्तु ने, कि एक तो वितरणात्मक न्याय, जो व्यक्ति जितना योग्य है उतना उनमें वस्तुओं का वितरण करना चाहिए, है। और पद आदि सब चीजों के बारे में कहा था। दूसरा उनने कहा था अनुपातिक न्याय के बारे में, उसको हम अभी देख रहे हैं। तो देखो, प्रयोग सबसे पहले अरस्तु महोदय ने क्या किया था, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये बहुत बड़ा योगदान है अरस्तु का, ठीक है। समानुपातिक न्याय का अगर आप मतलब समझोगे तो इस न्याय का मतलब क्या होता है, तो देखो, इसका मतलब होता है ना, कि जो जितने अनुपात में योग्य है, नाम से आप समझिए, जो व्यक्ति जिस अनुपात में जितना योग्य है उसको उतनी चीजें या उतने संसाधन दिए जाए, है ना। तो आप कह सकते हो समान लोगों के साथ समान, समान लोगों के साथ साथ समान, और असमान लोगों के साथ असमान, असमान के साथ असमान, ठीक है। समान के साथ समान व्यवहार करना और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना क्या कहलाता है? न्याय। ये कहा अरस्तु ने, ठीक है। किन चीजों का आप बंटवारा करोगे, है ना? तो आप करोगे जैसे योग्यता, योग्यता के हिसाब से आप बंटवारा करोगे, किसका किसका बंटवारा करोगे आप? पद का, वही प्रतिष्ठा और धन, संसाधन, राज्य, है ना। तो अनुपात में करेंगे, जो जितना योग्य है, ठीक है। कोई ज्यादा योग्य है उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम योग्य है उसको कम मिलेगा। इसकी बात करते हैं, ठीक है। और योग्यता को कैसे मापेंगे आप? तो अरस्तु कहते हैं योग्यता को मापने का पैमाना क्या है? सद्गुण, कितना कार्य आप कर रहे हो और कितनी नैतिकता आप में है और कितने राज्य के प्रति आप समर्पित हो, कितने अच्छे इंसान हो, इसके हिसाब से हम ये सारी चीजें नापेंगे, है ना, ठीक है।
न्याय को क्या परिभाषा दी थी अरस्तु ने? ये भी देख लो भाई, न्याय को लेकर अरस्तु जी से पूछा जाता है एक सवाल, जैसे मैंने आपको बताया था, एक परिभाषा मैं पहले लुका चुका हूँ कि न्याय वह सद्गुण है, ये कहते हैं न्याय, न्याय वह सद्गुण है जो हम आपसी व्यवहार में, जो हम आपसी व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। न्याय वह सद्गुण है जो हम आपसी व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? न्याय कहा जाता है। तो यही था अनुपातिक न्याय, या आप कहते हैं समानुपातिक न्याय। ऐसे ही एक सरल सा क्वेश्चन पूछा जाए, अरस्तु महोदय इसके पिता है। अगला देखते हैं हम, जो हमारे न्याय का आयाम है चौथा। न्याय का अगला जो चौथा आयाम है, वो क्या बताया मैंने आपको? वो बताया है प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय। अब यहाँ देखिए आप, प्रक्रियात्मक न्याय शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रक्रिया को बहुत महत्व दिया जा रहा है ना, तो यही इसका अर्थ होता है। इसमें किस तरीके के न्याय आते हैं? जो वैधानिक न्याय होते हैं, है ना? जो कानूनी न्याय होते हैं, या आप कह सकते हैं जो राजनीतिक होते हैं, जो राज्य के होते हैं। राजनीतिक न्याय इसमें शामिल होता है प्रक्रियात्मक न्याय में। ठीक है, ये मुख्यतः कैसा है? ये मुख्यतः औपचारिक है, औपचारिक न्याय है। ठीक है, इसमें प्रक्रिया को बहुत महत्व दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो क्रिमिनल प्रक्रिया और ये सब चलती है, जो कोर्ट में होता है कि कोई क्राइम क्राइम हुआ है, तो बकायदा उसकी एक प्रक्रिया के हिसाब से वो दंड देंगे, है ना? फिर भले कुछ भी परिणाम हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्या हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसमें प्रक्रिया पर बहुत महत्व दिया जाता है, पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा ना। प्रक्रिया पर महत्व दिया जाता है, परिणाम पर नहीं। मतलब कि संसाधनों का बंटवारा कैसे करना है ना, जैसे संसाधन है सामाजिक या आर्थिक, है ना, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा, ये संसाधन है, इनका बंटवारा करना है, तो ये योग्यता के आधार पर कर देंगे। फिर फर्क नहीं पड़ता कि उसका परिणाम क्या होता है। इनने तो केवल योग्यता देखी, अब लोग उसका कैसा उपयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो उससे इनको कोई मतलब नहीं। समाज में अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है, कुछ हो रही हो, ये सिर्फ प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसको हम कहते हैं प्रक्रियात्मक न्याय। ठीक है, ये प्रक्रियात्मक न्याय होता है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो भी संसाधन है ना, जो संसाधन है, इनका बंटवारा एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए। इसको बस इस पर जोर देते हैं, है ना? परिणाम पर कोई ये बल नहीं देते। ठीक है, और बंटवारा का एकमात्र आधार क्या है? योग्यता। केवल जो जितना योग्य है उसको, और जिसकी जितनी क्षमता है ना, क्षमता अनुसार उसको उतना मिलना चाहिए संसाधन, ये इसकी बात करता है। ठीक है, जो जितना ज्यादा योग्य, ज्यादा संसाधन, ये इसकी बात करते हैं ना, ये प्रक्रिया पर बल देते हैं। कौन से विचारक है जो इसका समर्थन करते हैं? तो आपको पता है उदारवादी विचारक आते हैं। जैसे कि आप देखेंगे लॉक ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ उदारवादी। उदारवादी इसका समर्थन करते हैं, तो इसमें आ जाएंगे लॉक, स्पेंसर, ठीक है, स्मिथ आदि। इसके अलावा जो नौ उदारवादी, जिनको आप स्वेच्छा तंत्रवादी कहते हैं, जैसे नॉजिक, हेयक, बर्लिन, है ना, ये कहते हैं ना कि स्वतंत्रता एक्सट्रीम लेवल पर होनी चाहिए, कोई व्यक्ति कितने भी संसाधन अर्जित कर सकता है, तो ये उसी की तो बात कर रहा है। मेहनत उसने सही करना चाहिए, विधि हिसाब से ठीक होना चाहिए, है ना। फ्रीडमैन, ये भाई लोग हैं हमारे बड़े डेंजर, जो बहुत ज्यादा इस बात पर समर्थन करते हैं कि व्यक्ति कितना भी धन एकत्रित कर सकता है, अगर वो सही तरीके से कर रहा है तो उसको उसका अधिकार है। ठीक है, ये होता है प्रक्रियात्मक न्याय। अगला और आखिरी जो हमारा न्याय का आयाम है, वो मैंने आपको बताया, उसको देखते हैं। तो देखो, जो पांचवा आपका न्याय का आयाम है, वो मैंने आपको बताया तात्विक न्याय इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तात्विक न्याय। आज की क्लास में न्याय पढ़ने के बाद आप कभी नहीं भूलने वाले। तात्विक न्याय, तत्व, तत्व से क्या मतलब होता है? जितने भी भौतिक तत्व है, वो आपको समान रूप से दे दिए जाए, तो ये हो गया तात्विक न्याय, है ना। अब ऐसी कौन सी विचारधारा है, मुझे आप बताओ, जो तात्विक न्याय की बात करती है? तो आपके दिमाग में आएगा जो सबको समान बनाने की बात करती है, जो सभी संसाधनों को एक समान रूप से देने की बात करती है, तो पहला विचार आता है मार्क्सवादी। जो क्या कहते हैं? विश्व के मजदूरों एक हो जाओ,
है ना, तुम्हारे हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ी हुई है, होने को कुछ नहीं है और पाने को पूरी दुनिया है। ये बात कहते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मजदूर वर्ग है, जिसको हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं राजनीति विज्ञान में, किस तरीके से ये पूरी की पूरी अपने राज्य पर हस्तक्षेप करके, क्रांति करके कब्जा करता है, सब चीजों को, पूंजीपतियों को समाप्त कर देता है, पूरी धन संपत्ति छीन लेता है, उद्योगों पर पूरे राज्य का अधिकार हो जाता है, और फिर सब लोगों को अपनी क्षमता अनुसार कार्य करना होता है, योग्यता अनुसार, क्षमता अनुसार काम करना पड़ता है, आवश्यकता जितनी होती है उतना धन मिल जाता है। इसको कहते हैं तात्विक न्याय, है ना। तो इसकी बात कौन करते हैं? मार्क्सवादी, समुदायवादी, है ना, समतावादी, ठीक है, सकारात्मक उदारवादी या कल्याणकारी लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है। इसका मुख्यतः मतलब होता है सामाजिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, है ना। सामाजिक रूप से सबको समान बनाना, जाति पाति से ऊपर कोई वर्ग नहीं, कुछ नहीं। और आर्थिक, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समाज समान बनाने की बात करता है हमारा तात्विक न्याय। ठीक है, तो ये इसमें आता है। ठीक है। ये जो है, ये परिणाम पर सबसे ज्यादा महत्व देता है। अब ध्यान रखिए कि परिणाम साला बीच में बहुत बार लफड़ा कर रहा है। आप कहेंगे भैया परिणाम क्या है, परिणाम क्या है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझो। यहाँ पर परिणाम का ये मतलब होता है कि देखो, पूंजीवादी न्याय में जो वितरणात्मक न्याय है, इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें किया ये जा रहा है कि केवल आप जितनी क्षमता आप में है उतना कार्य करो, कितनी भी संपत्ति आप अर्जित कर सकते हो। उसका परिणाम ये हो रहा है कि समाज में कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे हैं, कुछ बहुत गरीब, क्योंकि जिनके पास एक बार पैसा आया, खर्चा सीमित होते चला जाता है और वो पैसे को इन्वेस्ट कर करके बहुत अमीर बन रहे हैं, जबकि गरीब लोगों को एक छलांग लगानी पड़ती है, गरीबी नहीं तोड़ पाते, वो कमा ही नहीं पा रहे, कोई संसाधन नहीं उनके पास नहीं है। अमीर लोग वो गरीब हो गए, मतलब वो अमीर हो गए, उनके बच्चे आएंगे वो और अमीर हो जाएंगे, सोचो वो कहाँ जाएंगे और ये कहाँ जाएंगे, ये और गरीब होते चले जाएंगे। परिणाम क्या हो रहा है? समाज में दो वर्ग बन रहे हैं भैया, शोषण हो रहा है, समस्याएं पैदा हो रही है। यहाँ हमारे मार्क्सवादी कहते हैं नहीं भैया, ये ऐसा नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे? हम सबको एक समान धन दे, पूरे संपत्ति जो होगी समाज में, पूरा धन, पूरे संसाधन वो सरकार का होगा। आप में जो क्षमता है, हम उससे आप काम करेंगे। आप दिन में मछली मार सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, म्यूजिशियन हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, सब रूप में आप काम करोगे। आपके बच्चे हुए तो राज्य पढ़ाएगा, है ना। बीमार हुए तो राज्य के हॉस्पिटल में, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में सब सुविधा मिलेगी, रोड सरकार बनाएगी, है ना। तो सब आप उपयोग करो और अपनी सेवा दो। तो परिणाम में एक जैसे लोग, परिणाम ये होगा कि सब समान हो जाएंगे। तो दिखा आपको, है ना, जब सब समान हो जाएंगे तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? परिणामों की स्वतंत्रता। इसको क्या कह रहे हैं? परिणामों की स्वतंत्रता। कि परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि सब लोग समान हो जाएंगे। और जब सब लोग समान हो जाएंगे, सोचो कितनी अच्छी अवस्था हो जाएगी, है ना। तो ये बेसिकली किस पर बल दे रहे हैं? ये बल देते हैं परिणाम पर। प्रक्रिया से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? परिणाम से, है ना। तो ये क्या कहते हैं कि जो गरीब है, जो मजदूर है, ठीक है, जो मजदूर है और जो पिछड़े है, पिछड़े ऐसा लिखा जाता है, ये नहीं गलत चल रहा, जो पिछड़े है, ठीक है ना, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो दलित है और जो पिछड़े है, ठीक है, इनको, इनकी जो सुविधाएं हैं, सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया से छेड़छाड़ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम प्रक्रिया से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए परिणाम ज्यादा जरूरी है कि सब लोग समान हो, सभी लोगों को न्याय मिले, सभी लोग सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये इसकी बात करते हैं। ये कहते हैं व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाना जरूरी है। ठीक है, मूलभूत आवश्यकता पूरी होना जरूरी है। जब मूलभूत आवश्यकता पूरी होने की बात, मतलब ये अवसर की समानता की बात कर रहे हैं, अवसर की समानता, कि भैया सब लोगों को ना समान अवसर मिलना चाहिए, तो इनका झुकाव हो जाता है अवसर की समानता की ओर। ठीक है। मार्क्सवादी मुख्यतः इसमें विश्वास कौन करते हैं? मार्क्सवादी कहते हैं ना। वो तात्विक न्याय की क्रांतिकारी संकल्पना कहते हैं। क्या है? क्रांतिकारी संकल्पना, है ना, क्रांतिकारी संकल्पना है ये मार्क्सवादियों की, कि पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए? संकल्पना, क्रांति के द्वारा पूरी की पूरी व्यवस्था पर हस्तक्षेप करके गरीबों के लिए काम किया जाए, प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं। ठीक है।
ये हो गए हमारा सात्विक न्याय। तो ये 5 आयाम हो गए न्याय के। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ न्याय के प्रकार, कि न्याय के कितने प्रकार हैं। तो देखो, अब अगली हेडिंग है हमारी न्याय के प्रकार, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि न्याय के कितने प्रकार हैं, ठीक है। इनको समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें ये देखेंगे कि न्याय के कौन से प्रकार हैं, ठीक है। तो देखो, न्याय के प्रकार हम देख रहे हैं। तो मुख्यतः पहला प्रकार न्याय का है नैतिक न्याय। नैतिक न्याय से आपको क्या समझ में आ रहा, कौन सा विचार इसका समर्थन कर सकता है। तो जो एथेंस था, है ना, या जो यूनान था, यहाँ की जाती थी नैतिक न्याय की बात, ठीक है। नैतिक न्याय का मतलब क्या होगा, तो बेसिकली जान लो यार, प्लेटो इस पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक विचारक है कांट। कांट महोदय और प्लेटो नैतिक न्याय पर बहुत बल देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, है ना, अपने कर्तव्य का पालन करेगा। प्लेटो कहते हैं अब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो यही न्याय है, बिना भेदभाव के। जब सब लोग अपना अपना काम करने लग जाएंगे ना, प्लेटो बताते हैं समाज में पूरे के पूरे राज्य में 3 वर्ग होते हैं। उत्पादक वर्ग होता है, सैनिक वर्ग होता है, दार्शनिक वर्ग। जब सब लोग अपने काम बहुत ईमानदारी से करेंगे तो किसी तरह का कोई अपराधी नहीं होगा, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सोचो कितना अच्छा समाज बन जाएगा। ऐसा ऐसा होना चाहिए। न्याय नैतिक लोग किसकी बात करते हैं, ऐसा होना चाहिए, समझ लो, जो अभी नहीं है, एक आदर्श बात हम कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि भैया ऐसा होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं नैतिक न्याय। समझ गया आप अच्छे से। तो ये हो जाता है आपका नैतिक न्याय, ठीक है। मैंने बताया आपको प्लेटो और कांट इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नैतिक न्याय, बस यही होता है। दूसरा जो न्याय है आपका, वो है वैधानिक न्याय। दूसरा प्रकार क्या है, वैधानिक न्याय। अब देखो, वैधानिक न्याय से आपको क्या समझ में आ रहा, कि विधि के अनुसार न्याय किया जाए। जिसमें एक विधि हो, मतलब किसी देश का कानून हो, एक प्रक्रिया हो। तो विधि और प्रक्रिया के हिसाब से जब न्याय किया जाएगा तो इसको हम कहते हैं वैधानिक न्याय, ठीक है। ये बात करता है कानून के समक्ष सब समान, है ना। कानून के समक्ष सब समान, ये इसकी बात करता है कि कानून के समक्ष सब समान है, ठीक है। समानता की ये बात करेंगे। और ये बात करेंगे विधि के शासन की, विधि के शासन की बात करेंगे, है ना। तो न्याय कैसा मिलना चाहिए लोगों को, एक प्रक्रिया के अनुसार, एक विधि के अनुसार, है ना। तो ये कहलाता है आपका वैधानिक न्याय कहलाता है, ठीक है। इसके समर्थन कौन करते हैं, इसका समर्थन करते हैं डायसी, है ना, ऑस्टिन, इसके अलावा बेंथम, ठीक है। बेंथम, डायसी और ऑस्टिन, ये किसकी बात करते हैं, वैधानिक न्याय की। इसका मतलब होता है कि विधि का शासन सुनिश्चित करना, विधि का शासन सुनिश्चित करना ही न्याय है। कोई अगर न्याय विधि का उल्लंघन करता है तो सब लोगों को एक समान दंड मिलेगा। तो ये आपके आ जाता है वैधानिक न्याय में। अगला जो प्रकार है न्याय का, उसको देखते हैं, है ना। तीसरा, तीसरा प्रकार कौन सा है हमारा, राजनीतिक न्याय। भैया राजनीतिक न्याय से आप समझ रहे हो, है ना। राजनीतिक स्तर पर अगर ये न्याय कैसा मिलना है, तो आपको राजनीतिक समानता की बात करेगा, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करेगा, राजनीतिक अधिकार आपको मिल रहा है तो आपके साथ राजनीतिक न्याय हो रहा है। इसका मतलब होता है कि जो शासन व्यवस्था है, इसमें आप समान रूप से, निष्पक्षता से, है ना, बिना किसी जोर जबरदस्ती के भागीदारी कर रहे हो, समान भागीदारी कर रहे हो, एक व्यक्ति एक मत, है ना, समान भागीदारी कर रहे हो, ठीक है। तो इसको कहा जाता है राजनीतिक न्याय। ये मुख्यतः स्वतंत्रता पर बल देता है, कि आप वोट डालने के लिए स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता पर बल, वोट डालने के लिए स्वतंत्र हो, आप पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। चौथा जो न्याय है, वो है सामाजिक न्याय। चौथा न्याय कौन सा हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है सामाजिक न्याय, ठीक है। तो सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है, समाज में आप रह रहे हो, समाज में आप किसी को बराबरी का दर्जा देते हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हो, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, या किसी भी एक्स्ट्रा चीज के आधार पर आप समानता की बात कर रहे हो।
तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यही मतलब होता है कि भैया जाति, महिला इससे बहुत प्रताड़ित रही है। पूरा का पूरा जो नारीवाद आंदोलन है, किसकी बात कर रहा है? समाज में भैया हमरा बहुत शोषण हुआ है। सिमोन द बुआर को तो ये तक कहना पड़ता है नारीवादी को कि महिलाएं पैदा नहीं होती है भैया, उसको बनाई जाती है। कितने दुख की बात है ना। तो यही है भैया कि जाति, लिंग, है ना, धर्म, इतनी आपकी रूढ़िवादिता हो जाती है और ज्यादा, ठीक है, परंपराएं, इनके आधार पर भेदभाव मत करो, ठीक है, भेदभाव नहीं करना, है ना। ये आपसी बंधुत्व पर बल देता है। सामाजिक न्याय किस पर बल देता है? बंधुत्व पर। मैंने आपको बताया राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता पर बल देता है, बंधुत्व, आपस में लोग मिलजुल कर रहे। सामाजिक न्याय इसकी बात करता है। और पांचवा जो पहलू है न्याय का, है ना, अब अगला आगे बढ़ते हैं। पांचवा, सॉरी, प्रकार की बात कर रहे हैं। तो न्याय का पांचवा प्रकार क्या होगा? आर्थिक न्याय, ठीक। तो आर्थिक न्याय का क्या मतलब होगा? बताइए मुझे। खुद ही आप अब अगर न्याय की क्लास में शुरू से जुड़े हुए हैं, तो आप अब सक्षम हो कि इसका उत्तर देने के लिए, कि आप उत्तर दे सकते हो भैया कि आर्थिक न्याय क्या होता है। आर्थिक न्याय क्या है? कि सबकी जो आर्थिक आवश्यकता है ना, जो मूलभूत, आप कहेंगे कि भैया जो मूलभूत आर्थिक आवश्यकताएं है, ठीक है, मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है। मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना किस में आता है? तो ये आता है आपके आर्थिक न्याय में, ठीक है। इसको हम कहते हैं आर्थिक न्याय। ये किस पर बल देता है? देखो, ये तीन चीजें मैं आपको एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ। स्वतंत्रता पर बल देता है राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय बल देता है बंधुत्व पर, और जो आर्थिक न्याय है, ये किस पर बल देगा? सोचो, समानता, है ना। ये जो तीन मूल्य है हमारे राजनीति के, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, ये सब मूल्य कहते हैं हम इनको राजनीति में। तो राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता की बात करता है, सामाजिक न्याय आपसी बंधुत्वता पर बल देता है, और आर्थिक जो हमारा न्याय है, किस पर बल देता है? वो बल देता है समानता पर। तो इसको हम कहते हैं आर्थिक न्याय। आखिर एक और प्रकार आप देखिए न्याय का, वो है वैश्विक न्याय, ठीक। ध्यान रखिएगा, वैश्विक न्याय की बात किसने की है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं, परीक्षा की दृष्टि से इतना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थॉमस, एक विचारक है, थॉमस पोगे, ठीक है। ये महोदय बात करते हैं हमारे वैश्विक न्याय की, ठीक है। इसके अलावा जॉन रॉल्स, इनके जो विचार है, ये भी वैश्विक न्याय में आते हैं। तो जॉन रॉल्स इसकी बात करते हैं। इनकी बुक है द लॉ ऑफ पीपल। कौन सी बुक है? इनकी बुक है द लॉ ऑफ पीपल, लॉ ऑफ पीपल, द लॉ ऑफ पीपल में बात करते हैं जॉन रॉल्स, किसकी? द लॉ ऑफ पीपल में बात करते हैं वैश्विक न्याय की। इसके अलावा एक और व्यक्ति है हमारे, जिनका नाम है, ये सुन लीजिए आप केवल, एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है भैया, एमपीपीएससी है, कुछ नया फैक्ट अगर पूछा तो। इनका नाम है मार्था नेस्बाम, ठीक है। इनका नाम है मार्था नेस्बाम। इनकी बुक है, इनकी बुक देख लीजिए। इनकी बुक का नाम है फ्रंटियर्स ऑफ जस्टिस, 2006, 1992। फ्रंटियर ऑफ जस्टिस, इसमें भी ये वैश्विक न्याय की बात करते हैं। तो ये थे न्याय के 6 प्रकार, जिनको बहुत विस्तार से हमने देखा है और समझा है, ठीक है। अब आगे बढ़ के कुछ विचारक देखेंगे, इनके विचार देखते हैं न्याय पर। अब बहुत नई चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको न्याय में, जो अमूमन लोग नहीं पढ़ाते, है ना। तो अब हम देखते हैं कि एक नई चीज जो न्याय से संबंधित है। तो ये आपकी हेडिंग है न्याय के समकालीन सिद्धांत। मतलब आज तक जो आधुनिक समय में न्याय के नए सिद्धांत विकसित हुए, और उस सिद्धांतकार, जो कहीं ना कहीं परीक्षा में आजकल पूछे जाने लगे। तो हम देख रहे हैं न्याय के समकालीन जो सिद्धांत है, और सिद्धांतकार, मतलब इन्होंने सिद्धांत दिए हैं। तो न्याय के जो नए सिद्धांत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी देख लेते हैं पुराने के साथ साथ। तो देखो, पहला इसमें जो आता है न्याय का सामाजिक समझौता,
न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है, इसको हम विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। तो न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है जॉन रॉल्स ने। ठीक है, ये इसको पढ़ेंगे, इसको आगे देखेंगे। दूसरा सिद्धांत आता है न्याय का अधिकारिता सिद्धांत। कौन सा? न्याय का अधिकारिता सिद्धांत। अधिकारिता सिद्धांत, ठीक है? मतलब न्याय अधिकार के रूप में होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसकी बात करते हैं रॉबर्ट नॉजिक कि अधिकार है न्याय, है ना? तो रॉबर्ट नॉजिक इसकी बात करते हैं न्याय का अधिकारिता का सिद्धांत। ठीक है, इतना जानना आपके लिए पर्याप्त है। तीसरा आता है अंतः अंतः पीढ़ी न्याय, है ना? ये सिद्धांत है। तो अंतः पीढ़ी न्याय का सिद्धांत किसने दिया है? या अंतः पीढ़ी न्याय की बात कौन करते हैं? तो हमारे एक महोदय है जिनका नाम है डेरक डेरक परफिट, है ना? डेरक परफिट महोदय है जो अंतः पीढ़ी न्याय की बात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अंतः पीढ़ी न्याय कि यार हमारे जो संसाधन हैं, सतत विकास जिसको आप कहते हैं, कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कुछ इस तरीके से करना है हमको वर्तमान में कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा के रख सके, है ना? इसको कहते हैं हरित राजनीति। हरित राजनीति या संपोषित विकास, क्या कहते हैं? संपोषित विकास की राजनीति, है ना? हरित विकास या संपोषित विकास की राजनीति कहते हैं। ये इसकी बात करते हैं डायरेक्ट परफिट कि प्राकृतिक संसाधनों का राजनीतिक संसाधनों को या संस्थाओं को कुछ इस तरीके से बनाना है कि प्रकृति को बचा के रखे, है ना? ये राजनीति को प्रकृति के परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी भैया प्रकृति को तो उपयोग कर पाए। हरित राजनीति की बात करते हैं। तो हरित न्याय के सिद्धांत हो गया। चौथा जो आपका सिद्धांत है आधुनिक, वो है वैश्विक न्याय। ये मैं आपको बता चुका हूँ। वैश्विक न्याय सिद्धांत। वैश्विक न्याय सिद्धांत की बात कौन करते हैं? तो एक जॉन रॉल्स करते हैं, है ना? जॉन रॉल्स महोदय करते हैं। इनके बारे में तो पढ़ना ही है। थॉमस अगले थॉमस पेगे, ठीक है, इसकी बात करते हैं। थॉमस पोगे या पेगे इनको कहते हैं। इनकी बुक है, उसका नाम है वर्ड वर्ड पावर्टी। ठीक है, वर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन राइट। वर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन राइट, इसकी बात करते हैं थॉमस पेगे। ठीक है, इसके अलावा एक और जो विचारक है उनका नाम आप देख लीजिए, मार्था निस्बॉम। ठीक है, ये इसकी बात करते हैं। फ्रंटरीज ऑफ जस्टिस इनकी रचना है। तो ये मुख्यतः सिद्धांतकार और सिद्धांत है हमारे न्याय से संबंधित। ठीक है, वैश्विक न्याय से संबंधित। इसके अलावा अगला जो सिद्धांत है आधुनिक न्याय का, वो है न्याय का एकीकृत सिद्धांत। न्याय का एकीकृत सिद्धांत। न्याय का एकीकृत सिद्धांत, तो इसकी बात कौन करते हैं? है ना? देखो, एक करने की बात की जा रही है। तो हमारे एक विचारक है जिनका नाम है नैन्सी फ्रेजर, है ना? नैन्सी फ्रेजर। नैन्सी फ्रेजर इसकी बात करती है एकीकृत न्याय की, कि न्याय को एक साथ करने की बात करती। कैसे? जैसे देखो, ये बात करती है मान्यता की राजनीति की। मान्यता की राजनीति इसके अंतर्गत आती है ना? पुनर्वितरण की राजनीति आती है, पुनर्वितरण की राजनीति और प्रतिनिधित्व की राजनीति। मतलब जो बहुत सारे न्याय के सिद्धांत है, ये कहते हैं उनको एक करने की जरूरत है, कि सबको मान्यता देने की जरूरत है। जो उसमें शामिल नहीं है राजनीति में उनको शामिल करना है। संसाधनों का वितरण अमीर गरीब और सब लोगों में अलग अलग हो रहा है, तो उसको वापस से वितरण करने की जरूरत है समान रूप से, है ना? और प्रतिनिधित्व में भी सब लोगों की भागीदारी करनी है, तब तो एकीकृत हो पाएगा न्याय, सब लोगों को मिल पाएगा। एक करने की बात कर रही है ना, इतना जानना बहुत पर्याप्त है आपके लिए। छठवां जो इसका भाग है ना, छठवां भाग आप कहेंगे न्याय का, या छठवां जो सिद्धांत है न्याय का उपाश्रित उपाश्रित सिद्धांत। उपाश्रित सिद्धांत, ठीक है। तो उपाश्रित सिद्धांत किससे संबंधित है?
जो न्याय का उपाश्रित सिद्धांत है ना, ये ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये संबंधित है उपनिवेशों से, है ना, जिसको हम उत्तर उपनिवेशवाद के बाद में, जब उपनिवेश वाला युग था ना, वो जब खत्म हुआ, तो उसके बाद में इसकी बात की गई, है ना, कि जो कॉलोनी बड़े बड़े देशों ने बनाई, है ना, उसमें कौन से जैसे विशिष्ट लोग हुए इसकी वजह से, ये बड़े देश के विशिष्ट लोग हो गए, और दूसरे हो गए निम्न या अधीनस्थ, मतलब ये कौन हो गए, साम्राज्यवादी हो गए, जिन्होंने कॉलोनी बनाई थी और जिन पर बनाई थी। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक, ये आधिपत्य स्थापित किया अपने उपनिवेशों में, है ना, और इन लोगों का क्या किया, शोषण किया। जो अधीनस्थ लोग थे, वहां के जो निवासी थे, उन लोगों का शोषण किया। तो ये जो न्याय है, ये इसमें न्याय की बात करता है कि जो उपनिवेशों के लोग हैं, है ना, वो जो पिछड़ गए हैं, उनको जो दबाया गया है, तो उनको अब बराबरी पे लाया जाए, उनको कुछ सुविधाएं दी जाए, उनके साथ न्याय किया जाए, ये इससे संबंधित है मोटा मोटा। ठीक है, इसके जो विचारक है, जो इसका समर्थन करते हैं, उसमें आप देखेंगे तो रंजीत गुहा, ठीक है, ये ऐसे विचारक है जिन्होंने न्याय की बात की, ये उपनिवेशों से संबंधित है ना, इन्होंने यहाँ न्याय की मांग की। तो रंजीत गुहा इसमें आते हैं, दूसरे पार्था चटर्जी, ठीक है, ये इसकी बात करती है। इसके अलावा जो हमारी गायत्री, गायत्री चक्रवर्ती, ठीक है, ये बात करती है उपाश्रित सिद्धांत की। इसके अलावा सुमित सरकार, है ना, सुमित सरकार करके हमारे विचारक है, वो उपाश्रित न्याय सिद्धांत की बात करती है। ठीक है, सातवां जो नया सिद्धांत है आधुनिक समय का, ठीक है, उसको कहते हैं लैंगिक न्याय। लैंगिक न्याय आप समझ गए होंगे, किससे संबंधित है, नारीवादी, ये पुरुषों से समानता की बात कर रही है, पुरुष इनके साथ शोषण हुआ तो यहाँ न्याय की बात कर रही है। इसकी बात करती है सुसान, सुसान मूलर भी कहते हैं, या इनको मालर भी कहते हैं, सुसान मॉलर ऑकिन, ये इसकी बात करते हैं लैंगिक न्याय की। इनकी बुक है जस्टिस, इंपॉर्टेंट है ऑकिन की, जस्टिस। इसके अलावा जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, ठीक है, ये 1989 में इन्होंने लिखी। ठीक है, ये कहते हैं जो परिवार है, परिवार आपको पता है निजी क्षेत्र है, तो ये कहती है इसमें भी न्याय हो, परिवार में भी न्याय हो, जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है वो दूर हो, तो परिवार में भी न्याय हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैंगिक न्याय। इसके अलावा एक और आठवां सिद्धांत है आज के समय में, ठीक है, इसको कहते हैं परंपरागत, ये बात करते हैं परंपरागत न्याय व परंपरागत न्याय। ठीक है, परंपरागत और परंपरागत न्याय, इसकी बात करते हैं अर्नेस्ट ब्रेक्ट। ठीक है, अर्नेस्ट ब्रेक्ट कहते हैं, अर्नेस्ट ब्रेक्ट जो महोदय है, वो परंपरागत वो परंपरागत न्याय की बात करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि जो परंपरागत संस्थाओं या जो आधुनिक संस्थाएं है ना, जो परंपरागत संस्था है या जो आधुनिक संस्था है ना, राजनीतिक संस्थाएं होती है, इनके द्वारा न्याय प्रदान किया जाता है। ठीक है, परंपरागत संस्थाओं के द्वारा, जिसमें धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आती है, आधुनिक संस्थाएं राज्य और इनसे संबंधित संस्थाएं, तो ये जो न्याय देती है, इनके बारे में ये बात करते हैं। तो ये 8 तरीके के आधुनिक सिद्धांत है। क्या बेसिक उनसे संबंधित लोग हैं, क्या उनकी मान्यता है, उनको बहुत शॉर्ट रूप में देखा, क्योंकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब फटाफट से चलते हैं, जो बहुत सारे विचारक हुए हैं हमारे राजनीति विज्ञान में, उन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं न्याय को लेकर, उनके मुख्य मुख्य चीजें समझ लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विचारक और विचारधारा है, ठीक है, इनके विचार किस पर, आप कहेंगे न्याय पर। ठीक है? तो पहले हमारे महान विचारक है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो महोदय ने क्या कहा है न्याय को लेकर, जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण बुक है, आपको पता है, रिपब्लिक। ठीक है, इसका उपशीर्षक है, इस बुक का नाम ही है, जो दूसरा उपशीर्षक है ना, ये न्याय से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा कि रिपब्लिक जो बुक है, इसका उपशीर्षक किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे भैया न्याय से संबंधित है। इसमें इन्होंने न्याय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, जिसको कहते हैं कंसर्निंग, कंसर्निंग जस्टिस कहा है इन्होंने।
न्याय को क्या क्या है प्लेटो ने, तो प्लेटो ने न्याय को कहा है कंसर्निंग जस्टिस। ठीक है, मतलब कार्य का क्या किया है, इन्होंने कार्य का विशेषीकरण किया है। इन्होंने पूरे के पूरे समाज को कुछ वर्गों में बांटा है। ठीक है, कार्य का इन्होंने विशेषीकरण किया है कि पूरे के पूरे वर्ग को बांटा है, दार्शनिक वर्ग में, सैनिक वर्ग में, और दार्शनिक, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो सब वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे, यही न्याय है। ठीक है, एक व्यक्ति एक कर्तव्य, ठीक, और एक कार्य। एक व्यक्ति एक कर्तव्य और एक न्याय। ठीक, इसकी बात करते हैं हमारे प्लेटो महोदय। ठीक है, इसके अलावा आगे क्या कहते हैं प्लेटो। प्लेटो दो प्रकार बता देते हैं न्याय के, कहते हैं न्याय के दो प्रकार हैं। इन्होंने दो प्रकार बताए न्याय के, पहला व्यक्तिगत न्याय, ठीक है, और दूसरा होता है सार्वजनिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय मतलब यही मानवीय आत्मा का गुण है ना, जिसमें जो योग्यता है उसके अनुसार कार्य करना, और सार्वजनिक जीवन में जो जरूरी है वैसा करना, वही अपने अपने कर्तव्यों का दायित्व जो मिले, जिस वर्ग में आप आते हो वो कार्य को करना ही न्याय है। तो ये मुख्यतः बातें हैं हमारे प्लेटो महोदय की न्याय से संबंधित, इनके यही विचार मुख्य है। इसके बाद इनके जो शिष्य हुए प्लेटो के, है ना, अरस्तु। तो अब देखिए अरस्तु के विचार किस पर, न्याय पर। तो न्याय पर अरस्तु के क्या विचार है, उन्होंने प्रमुख क्या माना, न्याय को प्रमुख नैतिक सद्गुण माना, कि जो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए मानव होने का, या जो मानव की नैतिकता के लिए सबसे जरूरी है, वो क्या है, न्याय है। ठीक है, और याद रखिए न्याय कम है, नैतिकता बड़ी है। नैतिकता बहुत बड़ी चीज है, और नैतिकता में न्याय आता है, तो न्याय ही नैतिकता नहीं है। ये बात आप यहाँ स्पष्ट करेंगे। ठीक है, अरस्तु कहते न्याय क्या है, तो अरस्तु ने कहा भाई देखो, अरस्तु कहते हैं कानून के शासन को, कानून के शासन को स्वीकार करना न्याय है। कानून या विधि के हिसाब से आपको न्याय मिल रहा है वो सही है। अतिवादी के हिसाब से, अतिवादी दृष्टिकोण को अस्वीकार करना, कानून के शासन को मानना न्याय है, और अतिवादी दृष्टिकोण को अगर आप नहीं मानते हो तो वो न्याय नहीं है। ठीक है, ये बात कहते हैं अरस्तु। अब अरस्तु ने जितने प्रकार के न्याय की बात की वो देख लीजिए। अरस्तु ने जो न्याय दिए हैं, बहुत सारे न्याय के पिता है। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुपातिक न्याय का संबंध किससे है एपी में, तो देखिए अरस्तु किस तरीके की न्याय की बात करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मुख्यतः तीन तरह के न्याय की बात की। पहले संपूर्ण न्याय की बात करते हैं, किसकी, संपूर्ण न्याय। एक जो है इनका वो है संपूर्ण न्याय, ये इन्होंने प्लेटो से लिया है। ठीक है, मतलब कि नैतिकता, सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम करें, जो जिसमें दक्ष है, तो सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं तो वही न्याय है, इसको मानते हैं। ठीक है, संपूर्ण न्याय को ये सात्विकता कहते हैं, है ना। सात्विकता शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जो प्लेटो ने माना कि सभी वर्ग अपना काम करते हैं वही न्याय है, समाज में संतुलन बना रहता। तो इन्होंने भी उसका समर्थन किया है, और उसको क्या कहा, इन्होंने सात्विकता कहा। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो न्याय है उसमें आता है विशेष न्याय। ठीक है, दूसरे प्रकार का इन्होंने न्याय दिया, उसको कहा विशेष न्याय। तो विशेष न्याय में क्या क्या शामिल होगा, तो देखो विशेष न्याय में दो तरह के न्याय शामिल होते हैं। एक होता है वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय, ठीक है, और दूसरा शामिल होता है संशोधनात्मक न्याय। ठीक है, दूसरा होता है संशोधनात्मक न्याय। ये दो तरह के न्याय होते हैं। ठीक है, तो वितरणात्मक क्या है, जो भी धन पद संपदा है, ये समझा चुका हूं, इनका समाज में वितरण करना। ठीक है, जो लोग जितने सक्षम है उनको उतना दिया जाए, ये इसमें आता है। और संशोधनात्मक न्याय क्या होता है, ये न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक है, अपराध आदि से संबंधित जो न्याय होता है ना, इसको संशोधनात्मक न्याय कहा जाता है। कानूनी न्याय जो होता है विधायिका के द्वारा जो निर्मित किया जाता है, उसको संशोधनात्मक न्याय कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली इस तरह के न्याय की बात करते हैं हमारे अरस्तु महोदय।
ठीक है। तो वितरणात्मक न्याय में अनुपातिक न्याय आता है, तो मुख्यतः वितरणात्मक न्याय की बात की है अरस्तु ने। ठीक है। दूसरा है अनुपातिक न्याय। जो भी वस्तु संसाधन है, धन संपदा पद, इनका बंटवारा करना। ठीक है। वितरणात्मक न्याय का मतलब क्या होता है? उनका बंटवारा करना। ठीक है। जो समान है उनके साथ समान व्यवहार करना, और जो समान असमान है मतलब गरीब है तो उनको कुछ विशेष सुविधा देना, उनके साथ असमान व्यवहार करना। कि अगर वो गरीब है, वो नहीं जुटा पा रहे तो राज्य उनकी मदद कर देगा, है ना, सद्गुण के द्वारा। तो ये हो गया कि समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार करना। ये वितरणात्मक न्याय हो गया हमारे अरस्तु का। अनुपातिक न्याय क्या, कि जो जितना योग्य है, ठीक है, जो जितनी मेहनत करता है, जो जितना श्रम करता है, उसको उतना वितरण कर दिया जाए। ठीक है ना, इसको वितरणात्मक न्याय कह दिया जाता है। तो इस तरह के न्याय की बात करते हैं हमारे अरस्तु महोदय। ये यहाँ पर हो गया। अगला जो विचार है, जो विचारक है तीसरा इसी में, वो है मध्यकालीन न्याय। अब हम देखेंगे मध्यकालीन न्याय। ठीक है। मध्यकालीन न्याय क्या होता है, अगर आप देखोगे अब, तो मध्यकालीन न्याय की बात करते हैं कौन? मध्यकालीन विचारक, जिन्हें मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसमें आते हैं कि जो मध्यकाल था उसमें न्याय को लेकर क्या विचार थे। तो इसमें आते सेंट ऑगस्टाइन। ठीक है, सेंट ऑगस्टाइन आते, इन्होंने बुक लिखी सिटी ऑफ गॉड। ठीक है, इसमें इन्होंने अपना विचार दिया है किससे संबंधित? न्याय से संबंधित। ठीक है। तो सिटी ऑफ गॉड में हमारे जो सेंट ऑगस्टाइन है, ये कहते हैं न्याय को लेकर, सेंट ऑगस्टाइन कहते हैं, चूंकि इनका मानना है कि जो राज्य है, राज्य को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया, है ना, ईश्वरी राज्य। कि ईश्वर ने राज्य बनाया है। तो आपका क्या है कि राज्य के प्रति जो कर्तव्य है, राज्य के प्रति जो आपका कर्तव्य है, मतलब कि राज्य के अगेंस्ट नहीं बोलना है, उसके आदेशों को मानना, ये आपके कर्तव्य है। तो राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना, कर्तव्यों को पूरा करना क्या है? न्याय है ना। ये इसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर आप कर्तव्य का पालन नहीं करते तो वो न्याय नहीं है। और जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है, जहां लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, वो कैसा होता है? जिन राज्यों में, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, तो यहाँ ऑगस्टाइन कहते हैं कि जिस राज्य में न्याय ना हो, और न्याय कब ना होगा? जब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे। तो जिस राज्य में न्याय ना हो, वह समुद्री लुटेरों जैसा है ना, वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है, यानी कि चोर जैसा है। ठीक है। तो इस तरीके से अगस्टाइन बात करते, किस पर बात करते? न्याय पर जोर देने की बात करते। अगले विचारक हुए मध्यकाल में, जिनका नाम है थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास, थॉमस एक्विनास ने समानता माना है, कि जो समानता है न्याय का मौलिक गुण है। मतलब अगर आपको न्याय करना है तो उसमें सबसे ज्यादा जोर देना है समानता पर। ठीक है, थॉमस एक्विनास ने न्याय को, मतलब समानता को, न्याय का प्रमुख मौलिक गुण माना है। ठीक है, उन्होंने मौलिक गुण माना है। इन्होंने अपने विचार दिए सुम्मा, सुम्मा थियोलॉजिया। क्या कहा है? न्याय को इन्होंने कहा है सुम्मा थियोलॉजिया। न्याय को कहा है सुम्मा थियोलॉजिया। इसका मतलब यही होता है कि समानता ही क्या है? न्याय का मौलिक गुण है। कि ज्यादा से ज्यादा अगर समाज में हमने समानता स्थापित कर दी तो यही न्याय हो गया। इसकी बात करते हैं हमारे थॉमस एक्विनास महोदय। आधुनिक न्याय अगर हम देखें, अब हम देखते हैं हमारे जो न्याय के सबसे महत्वपूर्ण विचारक है, जिनका नाम है जॉन रॉल्स। ठीक है, जॉन रॉल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनसे लेकर एक सवाल लगभग न्याय से पूछा जाएगा, है ना, कंफर्म, ध्यान दीजिएगा। जॉन रॉल्स, इनके न्याय पर विचार।
ठीक है, विचार या इनका आप हम देखेंगे न्याय सिद्धांत, न्याय पर विचार, और या फिर आप देखेंगे जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो क्या है इनका न्याय का सिद्धांत, चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। आपको पता है जॉल्स जो है ये रहने वाले बेसिकली कहाँ के हैं, ये विचारक है हमारे यूएसए के। ठीक है, यूएसए में हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है हमारा, हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। ठीक है, किसके, तो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे हमारे जॉन रॉल्स महोदय। ठीक है, इसी समय आपको पता है एक विवाद उठता है पॉलिटिकल साइंस में जब कहा जाता है राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो चुका है ना। इसके अलावा व्यवहारवादी क्रांति, ये सब घटनाएं होती है। तब यहाँ पर हमारे रॉल्स महोदय आते हैं जब कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो जाता है, तो ये अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक न्याय का सिद्धांत देते हैं, है ना। ये बहुत ज्यादा मौलिक और बहुत बड़ा सिद्धांत था, तब ये विवाद दूर हो जाता है राजनीति से कि भैया इस राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो रहा है ना। जब रॉल्स अपनी थ्योरी देते हैं तो एक नई थ्योरी आती है, तो कहीं ना कहीं उसका खंडन हो जाता, पतन नहीं हो रहा है, उत्थान हो रहा है, फिर इसकी बात होने लगती है। ठीक है, इससे संबंधित है। तो 1960 के आसपास, 1950-60 के जो घटनाक्रम थे, इनके आसपास रॉल्स अपनी थ्योरी देते हैं। ठीक है, ठीक है, इन्होंने न्याय पर बहुत ज्यादा जोर दिया। रॉल्स ने क्या किया, जॉन रॉल्स ने न्याय पर बहुत ज्यादा लिखा, सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया, न्याय पर जोर इन्होंने दिया, है ना। ये सबसे बड़ी विशेषता, इन्होंने पूरी की पूरी किताब लिखी न्याय पर, इसका नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, या थ्योरी ऑफ जस्टिस इन्होंने बुक लिखी। इसमें इन्होंने कहा था जैसे हम कोई भी चिंतन करते हैं ना, तो कोई भी चिंतन का प्रथम सद्गुण सद्गुण क्या होना चाहिए, सत्य। हम कुछ भी सोचे ना, तो हमको उसका आधार सत्य रखना चाहिए, ऐसी मान्यता प्रचलित थी। तो इसी को आधार बनाकर इन्होंने कहा जितना भी समाज है और जो सामाजिक संस्था है, समाज और जो सामाजिक संस्था है, इनका प्रथम सद्गुण क्या होना चाहिए, इनका प्रथम सद्गुण होना चाहिए न्याय। ये इसकी बात करते हैं, इस बात पर इन्होंने जोर दिया। ठीक है, जैसे राजनीति में बहुत सारे मूल्य है, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, ठीक है, बंधुत्व है, बंधुत्वता, बंधुता की हम बात करते हैं कि लोगों में आपस में मिलकर बंधुता होनी चाहिए, है ना, भाईचारा की भावना होनी चाहिए, लोकतंत्र है। ये सब राजनीति के मूल्य है, और न्याय को भी मूल्य माना जाता है, पर न्याय को ना रॉल्स मूल्य नहीं मानते, बल्कि क्या मानते, मानक मानते। ये ध्यान रखिएगा, मानक माना इन्होंने, मूल्य नहीं माना न्याय। मानक का मतलब है कि अगर किसी समाज में कितना न्याय है, तो उससे पता किया जा सकता है कि वहां दूसरे मूल्य कितनी मात्रा में है, तो उनको हम न्याय से मापेंगे। न्याय हो रहा है मतलब वहां स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, लोकतंत्र है। तो न्याय को भी मूल्य माना जाता है, पर इन्होंने कहा न्याय मानक है, न्याय से आप मान सकते हो। तो ये न्याय को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, ये इनकी मुख्यतः विशेषता रही है। तो जब इन्होंने न्याय का अपना सिद्धांत दिया, तो एक बार देख लेते हैं किन किन लोगों से प्रभावित रहे हैं और कैसे इनने न्याय का सिद्धांत दिया। आप देखोगे कि जो रॉल्स का न्याय है, रॉल्स का न्याय सिद्धांत ये कांट के आदर्श विचारों पर आधारित है। किसके विचारों पर आधारित है, जो कांट के आदर्शवादी विचार है, ये उन पर आधारित है। कांट बहुत बड़े आदर्शवादी विचारक थे। कांट का एक प्रसिद्ध कथन था कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है। इनने कहा था व्यक्ति स्वयं में साध्य है, ये बात कही थी हमारे कांट महोदय ने। तो रॉल्स ने यहीं से अपने विचार लिए, है ना। तो इसी को, विचार को परिवर्तित किया रॉल्स ने। व्यक्ति स्वयं में साध्य, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति क्या है, इसको कहेंगे आप कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति स्वयं में साध्य है। इसका मतलब होता है कि जो सेल्फ है वो प्रायर टू एंड है ना। व्यक्ति स्वयं में साध्य है, इसको बहुत जोर देते। इसी बात को रॉल्स ने अपने तरीके से परिवर्तित करके कहा। रॉल्स ने क्या कहा कि जो है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है, इसको रॉल्स ने कहा द सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, है ना। इसका भी यही मतलब हुआ कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि यार देखो, एक होता है साधन और एक होता है साध्य।
तो जो सारी चीजें होती है वो साध्य के लिए होती है, साधन जो होते हैं वो साध्य को पूरा करने के लिए होते हैं। तो जैसे समाज को अगर मान लो आप साधन मानते हो तो व्यक्ति साध्य हो गया। अगर व्यक्ति को साध्य माना तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, साध्य मतलब व्यक्ति को अगर साधन माना तो व्यक्ति साध्य हो जाएगा समाज के लिए। साध्य का मतलब होता है जिसके लिए हम काम करते हैं, जो महत्वपूर्ण होता है। तो इन्होंने कहा व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण है मतलब व्यक्ति साध्य है, तो सारी चीजें उसके साधन हो जाएंगे। लोकतंत्र, न्याय और जितनी चीजें हैं ये सब व्यक्ति के लिए हो जाएगी, है ना। पर जो दूसरे विचार है कि वो समाज को महत्वपूर्ण समझते हैं, तो इसका मतलब है कि समाज महत्वपूर्ण और व्यक्ति समाज के लिए काम करता है। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो समाज व्यक्ति के लिए कार्य करता है, ये यहाँ पर बात आती है। तो इन्होंने ना व्यक्ति को बहुत महत्व दिया कि सारी चीजें व्यक्ति के लिए है, न्याय भी व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया वो व्यक्ति को लेकर ही दिया है, कहीं ना कहीं उदारवाद से प्रभावित ज्यादा है। पर ये उदारवाद मार्क्सवाद दोनों के विचारों को लेकर चलते हैं, उनको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। इन्होंने व्यक्ति की गरिमा को बहुत महत्व दिया। किसको? व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को महत्व। ठीक है, रॉल्स ने व्यक्ति की गरिमा को बहुत ज्यादा महत्व दिया। ये इनके कहीं ना कहीं न्याय सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एक चीज और देखिए, जो रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया, ध्यान रखिए ये नैतिकता पर आधारित नहीं है। भले ही कांट से प्रभावित है, पर इनका सिद्धांत नैतिकता पर आधारित नहीं है, बल्कि क्या है, विवेक है, विवेक पर आधारित है। ठीक है, जिसको रॉल्स कहते हैं विवेकशील चिंतन। क्या कहते हैं रॉल्स? रॉल्स इसको कहते हैं विवेकशील चिंतन, है ना। तो रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो विवेकशील चिंतन चिंतन पर आधारित है। ठीक है, जबकि कांट के विचार आदर्शवादी है, फिर भी इन्होंने विवेक को ज्यादा महत्व दिया है। तो मुख्यतः ये जो बातें हैं ये आ जाती है। तो आप कहेंगे जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत जो है ना, रॉल्स के न्याय का सिद्धांत के जो आधार है, न्याय सिद्धांत का आधार हो क्या है, तो पहले देखेंगे कांट के विचार। ठीक है, कांट का विचार मतलब व्यक्ति स्वयं में साध्य है, तो ये भी व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं। दूसरा जो प्रभावित है इनका न्याय सिद्धांत, है ना, ये बेंथम से प्रभावित है। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं बेंथम का खंडन किया है। प्रभावित है मतलब बेंथम के विरुद्ध है। ठीक है, बेंथम के विरुद्ध मतलब उपयोगितावाद। उपयोगितावाद क्या कहता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख क्या है, न्याय है। यही बेंथम कहते हैं। इन्होंने कहा नहीं भाई, हर एक व्यक्ति का सुख न्याय है ना। तो बेंथम के विरुद्ध इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है, रॉल्स बेंथम का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। ये इनके न्याय सिद्धांत की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा इन्होंने ना लॉक, एक चीज और जान लीजिए, इन्होंने लॉक और रूसो के विचार भी लिए हैं अपने न्याय के सिद्धांत को देने में। ठीक है, तो मुख्यतः ये आधार है इनके सिद्धांत के निर्माण का। जब रॉल्स ने अपना न्याय सिद्धांत दिया तब इन्होंने एक चीज और महत्वपूर्ण की। इन्होंने चीज की, इन्होंने जो उस समय दो तरह के न्याय थे, एक प्रक्रियात्मक न्याय जिसको कौन महत्व देते हैं, उदारवादी। ठीक है, और दूसरा न्याय कौन सा था, तत्वात्मक। इसको कौन महत्व देते हैं, इसको देते हैं उदारवादी और इसको देते हैं मार्क्सवादी। ये बात करता है कि प्रक्रिया के हिसाब से न्याय होगा, यानी कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से किसी भी कीमत तक कितनी भी संपत्ति अर्जित कर सकता है ना, योग्यता के हिसाब से कितनी भी अर्जित कर सकता है। ये उदारवादी मानते हैं। मार्क्सवादी तत्वात्मक न्याय की बात करते हैं, मतलब जो सारे संसाधन होंगे किसी राज्य के, उस पे किसका अधिकार होगा, गरीब और मजदूर वर्ग का। ठीक है, गरीब और जो मजदूर वर्ग होगा, इस वर्ग का अधिकार होगा पूरे के पूरे समाज पर। ठीक है, जब पूरे के पूरे समाज पर इनका अधिकार होगा तो ऐसा मानिए सबको अपनी योग्यता के अनुसार काम करना होगा, जिसको जितनी आवश्यकता होगी उसकी वस्तु उतनी वस्तुएं प्रदान की जाएगी। तो ये दो तरह की न्याय प्रणालियां प्रचलित थी। तो रॉल्स ने क्या किया, इन दोनों को समेटा, जो प्रक्रियात्मक न्याय है प्लस जो तत्वात्मक न्याय है, इन दोनों को मिक्स करके अपना न्याय सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इनका जो सिद्धांत है ना न्याय का, वो मध्यम मार्ग है। दोनों के बीच का मार्ग इन्होंने सुझाया है अपने न्याय सिद्धांत में। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण देन है इनके न्याय के सिद्धांत की हमारे
रॉल्स महोदय की, कि उन्होंने तत्वात्मक न्याय और जो प्रक्रियात्मक न्याय है, जो उदारवादी न्याय है, जो मार्क्सवादी न्याय है, दोनों को एक साथ मिला दिया। तो रॉल्स ने क्या किया, एक समझौता किया। रॉल्स ने क्या किया, समझौता, है ना, अज्ञान के पर्दा समझौता की कल्पना की। उसमें प्रक्रियात्मक और तत्वात्मक न्याय को एक साथ मिला दिया, ठीक है। ये मुख्यतः बेस था सिद्धांत देने के पहले का, ठीक है। इन्होंने कहा कि न्याय क्या है, न्याय की समस्या क्या है। न्याय की मुख्यतः समस्या है जो वस्तुएं है, जो प्राथमिक वस्तुएं है, प्राथमिक जो वस्तुएं है, इनके बंटवारा की समस्या है। कि प्राथमिक जो वस्तुएं हमारे पास है, उनका बंटवारा कैसे करना है। यही मुख्यतः किसकी समस्या है, न्याय की समस्या है। इसकी बात करते हैं हमारे रॉल्स महोदय। तो अब यहाँ जब हम रॉल्स के न्याय को हम जब रॉल्स के न्याय सिद्धांत को पढ़ेंगे तो एक चीज बार बार आएगी, वो है प्राथमिक वस्तु। क्यों ना हम क्लियर कर ले कि ये प्राथमिक वस्तुएं क्या है ना, इनको यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर किया जाए। तो देखो, प्राथमिक वस्तुएं मुख्यतः दो तरह की है, ठीक है। दो तरह की प्राथमिक वस्तु होगी न्याय में। पहली होगी सामाजिक, सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं, ठीक है, सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं। और दूसरी होगी क्या, प्राकृतिक, प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं, ठीक। एक हो जाएगी सामाजिक प्राथमिक वस्तु और दूसरी हो जाएगी प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं, ठीक है। तो ये सामाजिक प्राकृतिक वस्तु कौन सी है जिनका बंटवारा करना है, जो न्याय की समस्या है रॉल्स के हिसाब से। देखो, तो सामाजिक प्राथमिक वस्तु में आएगी आपके अधिकार, जो राज्य देता है ना, स्वतंत्रता, स्वतंत्रताएं, ठीक है, आय, धन, संपदा, ये इसमें आ जाएगा। इसके अलावा शक्तियां, है ना, अवसर, ये इसमें शामिल हो जाएगा, है ना, आत्मसम्मान, गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा आदि जो भी चीजें हैं, व्यक्ति की गरिमा। और जो समाज द्वारा आपको प्रदान वस्तु है ना, सामाजिक वस्तु है, ये किस में आ जाएगी, ये सामाजिक वस्तु में आ जाएगी। वही प्राकृतिक वस्तु में क्या आएगा, जैसे देखो बुद्धि, ठीक है, ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। स्वास्थ्य, ठीक है, सौंदर्य, जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, प्रदत्त, है ना, प्रकृति प्रदत्त, वो किस में आ जाएगी, प्राथमिक सामाजिक वस्तु में आ जाएगी। तो इन वस्तुओं का बंटवारा ही करना है न्याय में, यही मुख्यतः इनके न्याय का सिद्धांत था। उसको आगे समझेंगे थ्योरी के माध्यम से। अपने न्याय सिद्धांत को, जो रॉल्स है, रॉल्स ने न्याय सिद्धांत इन चार बुक में दिए है, अलग अलग चार बुकों में इन्होंने क्या लिखा है, न्याय के बारे में लिखा है। तो पहली जो बुक है इनकी, उसका नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस, है ना, पहली बुक है, ध्यान रखिएगा, 1971 में इन्होंने लिखी। दूसरा है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है, ये इनकी किताब है। तीसरी है द लॉ ऑफ पीपल, द लॉ ऑफ पीपल, ये तीसरी किताब है। चौथी है जस्टिस, इंपॉर्टेंट है, इज फेयरनेस, ठीक है। ये सारी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, लॉ ऑफ पीपल, जस्टिस इज फेयरनेस, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। इन किताबों में इन्होंने क्या किया है, अपना न्याय सिद्धांत दिया है, ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, इनके न्याय सिद्धांत पर किसका किसका प्रभाव रहा है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, लॉक का, ठीक है। इसके अलावा कांट का, ठीक है, इन्होंने लॉक और कांट का समर्थन किया है अपने विचारों में, ठीक है। और विरोध किसका किया है, तो जो बेंथम महोदय है, इनका इन्होंने क्या किया है, बेंथम का विरोध किया है अपने न्याय सिद्धांत में, ठीक है। इनके न्याय सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं, है ना, बहुत अलग अलग नामों से इनके न्याय सिद्धांत को जाना जाता है। जैसे इसको कहा जाता है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, ठीक है, प्रक्रियात्मक न्याय, थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये भी कहा जाता है, ठीक है। न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनके न्याय को, सामाजिक समझौता
सिद्धांत, ठीक है। इनके न्याय को सामाजिक समझौता सिद्धांत कहा जाता है। न्याय का वितरणात्मक वितरणात्मक सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य नाम है क्षतिपूर्ति का, है ना, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, इतने सारे नामों से जाना जाता है इनके न्याय के सिद्धांत को, ठीक है। इतने सारे नामों से जाना जाता है। इसके अलावा देखो, जो हमारे रॉल्स महोदय है, इन्होंने न्याय को क्या कहा है? इन्होंने ना न्याय को इन्होंने कहा है फेयरनेस, ठीक है। न्याय को इन्होंने फेयरनेस कहा है ना, मतलब निष्पक्ष होना चाहिए, बिना भेदभाव के होना चाहिए, ठीक है। जस्टिस इज फेयरनेस इन्होंने बुक लिखी थी लगभग 2001 में, इसमें इन्होंने ये बात की। इन्होंने कहा जो समाज है उसके सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? प्राथमिक गुण है। न्याय समाज का सबसे बड़ा और प्राथमिक गुण है, ठीक है। इनके जो न्याय का सिद्धांत है, इसको एक और नाम से कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैग्जी मिनी, ठीक है, मैग्जी मिनी प्रिंसिपल कहा जाता है। अधिकतम न्यूनतम का सिद्धांत, ठीक है, ये भी कहा जाता है। अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत, ठीक है। मैक्सिमिनी प्रिंसिपल भी इनके न्याय सिद्धांत को कहा जाता है, ठीक है। मुख्यतः शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और नाम भी कहा जाता है इनके न्याय सिद्धांत को, ओवरलैपिंग कंसेंसस, ठीक है। इस मतलब कि आच्छादिता का सिद्धांत, ये नाम एक और है, आच्छादिता या आच्छादित सिद्धांत, ये भी कहा जाता है इनके न्याय सिद्धांत को, ठीक है। इन्होंने न्याय के लिए 3 नियम बनाए हैं। देखो, न्याय के लिए 3 नियम बनाए हैं। न्याय हेतु इनके अनुसार 3 नियम होना चाहिए। वो नियम कौन से? देखो, तो पहला है, सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। समान स्वतंत्रता का अधिकार, जहां समान स्वतंत्रता का अधिकार होगा वही न्याय होगा। तो न्याय के लिए पहला नियम इन्होंने बनाया, समान स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा नियम है अवसर की समानता, है ना। न्याय वही होगा जहां सबको क्या मिलेगी? अवसर की समानता, कहीं न कहीं अवसर की समानता मिलेगी। और तीसरा विभेद का नियम, मतलब इसको आप कह सकते हो भेदभाव का नियम। भेदभाव का नियम, तो भेदभाव कैसे होंगे? तर्क संगत, तर्क संगत भेदभाव की ये बात करते हैं कि अगर कोई गरीब है तो गरीब को विशेष सुविधा दी जाएगी, उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, उसका कल्याण किया जाएगा। ये बात करता है इनका न्याय सिद्धांत। एक चीज और आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है उसमें लॉक से भी प्रभावित है ना। तो लॉक से कैसे प्रभावित है? लॉक महोदय ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, उसको लॉक कहते हैं टाबुला। क्या कहते हैं? लॉक टाबुला। फिर से देखिए, समझ में नहीं आ रहा। टाबुला, TABULA, टाबुला रासा, ठीक है, मतलब होता है कोरी स्लेट। तो लॉक कहते हैं जो मानव का मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट की तरह होता है, जिसे किसी भी रंग में ढाला जा सकता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, उसको जैसे चाहे वैसे तैयार किया जा सकता है। ये बात कहते हैं हमारे लॉक महोदय। तो इसी तरीके से रॉल्स इनसे प्रभावित है। ये किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं अज्ञान का पर्दा। किसकी बात करते हैं? अज्ञान का पर्दा, कि मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर एक ऐसा पर्दा छा जाता है, ठीक है। शुभ अच्छा पर्दा होता है ना, जिसको अज्ञान का पर्दा कहते हैं, जिसको कहते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वेल ऑफ इग्नोरेंस। मतलब मानव के मस्तिष्क पर एक अज्ञान का पर्दा छा जाता है, फिर मानव को अपनी किसी स्थिति का भान नहीं होता। कोई स्थिति का भान नहीं होता, मतलब जब अज्ञान का पर्दा छा जाता है, जैसे कोरी स्लेट होती है ना, इसी से इन्होंने धारणा ली है। तो जब अज्ञान का पर्दा मानव के दिमाग पर छा दिया जाता है, क्योंकि ये सिद्धांतकार है, तो कहीं ना कहीं इनको बड़ी थ्योरी, एक कल्पना के माध्यम से अपनी बात कहनी पड़ेगी। तो इन्होंने एक उपमा का सहारा लिया, इसको कहते हैं अज्ञान का पर्दा, ठीक है। तो जब मानव पर अज्ञान का पर्दा छाता है ना, तब मानव क्या करता है? उसको अपनी सामाजिक योग्यता याद नहीं होती, वो भूल जाता है क्या? उसकी सामाजिक योग्यता भूल जाता है, उसके जो भी हुनर है उसको भूल जाता है, ठीक है।
उसको किसी तरीके की लिंग का ज्ञान नहीं होता, नस्ल का ज्ञान नहीं होता, धर्म का ज्ञान नहीं होता, आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता। आर्थिक स्थिति ये सब भूल जाता है, ठीक है। अच्छा बुरा भी नहीं जानता वो, शुभ अशुभ भी नहीं जानता, है ना। अच्छा भी नहीं जानता, बुरा भी नहीं जानता, तो ये सब भावनाएं वो भूल चुका होता है, ठीक है। तो जब अज्ञान का पर्दा छाता है तो ये सब चीजें मानव भूल जाता है। इसके अलावा मानव को ना तो राजनीति का ज्ञान रहता है, ना अर्थशास्त्र का ज्ञान रहता है, ना देश का पता रहता है, ना लिंग का पता रहता है, ना उसको कौशल योग्यता कुछ याद नहीं रहती है। ठीक है, तो ये होता है अज्ञान का पर्दा, कि एक ऐसा पर्दा डाल दो जहां मानव सब भूल गया है। हैसियत, देश, लिंग, जाति, रंग, रूप, कुछ उसको पता नहीं, अच्छा बुरा सब, है ना। तो ये होता है अज्ञान का पर्दा। तो इन्होंने जो अपना न्याय का सिद्धांत दिया है ना, न्याय के सिद्धांत के लिए सहारा लिया है अज्ञान का पर्दा, ठीक है। सामाजिक समझौता किया ना, तो वो किया अज्ञान के पर्दा के माध्यम से, ठीक है, एक कल्पना की, ठीक है। अज्ञान का पर्दा, तो अज्ञान का पर्दा जब आता है तो व्यक्ति को अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं होता, है ना। व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति भूल जाता है, ठीक है। और वो अपने आप को भी भूल जाता है, अपने आप को भी भूल जाता है, यानी व्यक्ति को ही भूल जाता है। व्यक्ति को व्यक्ति का पता नहीं होता, ठीक है। व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। वो किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखता, ठीक है। कोई ईर्ष्या की भावना नहीं रखता जब वो पर्दे में जाता है। बस लाभ अर्जित करना चाहता है ज्यादा से ज्यादा, वो भी प्राकृतिक तरीके से, ठीक है। तो यही इस परिप्रेक्ष्य में जो जॉन रॉल्स है अपने फिर न्याय सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो रॉल्स समझौता करते हैं, ध्यान रखिए, ये समझौता तार्किक व्यक्तियों का समझौता है ना। इसको तार्किक समझौता कहते हैं, कि इस समझौता को ना तर्क के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके साथ इसमें नैतिकता का भी प्रयोग किया जाता है, तार्किक और नैतिक दोनों है इनका समझौता, ठीक है। निस्वार्थ भाव से समझौता किया जाता है ना? अब जब व्यक्ति के दिमाग पर अज्ञान का पर्दा छाता है तो व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां सब व्यक्ति समान है। तो अब जब समझौता होता है तो जो भी व्यक्ति होते हैं, सभी व्यक्ति अपने लिए सुरक्षित मार्ग का चयन करना चाहते हैं, है ना? सुरक्षित मार्ग का चयन करना चाहते हैं। सुरक्षित मार्ग का चयन करना चाहते हैं मतलब कुछ आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं जो उनके जीवन के लिए जरूरी है। वहां सबको समान करके कुछ जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। लोकतांत्रिक, ये जो समझौता होता है ये कैसे होता है, ये लोकतांत्रिक अवस्था में होता है ना। केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। उदारवाद, है ना, इसके अलावा उदारवाद, उदारवाद और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अवस्था है, उसी में सामाजिक समझौता होता है, ठीक है। तो इस अज्ञान के पर्दे के पीछे लोग रह रहे हैं, है ना। बदतर स्थिति है, मतलब लोगों को कुछ ज्ञान ही नहीं है। और तो लोग प्राथमिक वस्तु अब यहाँ अपने लिए चुनेंगे, ठीक है, ठीक है। तो लोगों को जब अज्ञान के पर्दे के पीछे पहुंचाया गया है तो लोगों को यहाँ क्या करना है, कुछ प्राथमिक वस्तुएं शुरू करना है। मान लीजिए अज्ञान के पर्दे के पीछे से वापस से नई तरीके की दुनिया शुरू हो रही, तो हमने सब लोगों को इक्वल कर दिया, उनको चॉइसेस दे दी, बराबर से वस्तुएं दे दी। कुछ को प्राथमिक वस्तुएं सबको दे दी, जैसे बुद्धि, ज्ञान, है ना, सौंदर्य, ये जो है ये सबको दे दिया। उसके अलावा सामाजिक प्राकृतिक वस्तु, अब लोग अपनी वस्तु का प्रयोग कैसे करते, कोई चाहे तो उस वस्तु से क्रिकेट खेल सकता है, उसमें उड़ा सकता है, कोई जुआ खेल सकता है, कोई खेत खरीद सकता है। वहां से वापस से फिर कोई लोग अमीर बनेगा, कोई गरीब बनेगा, तो ये न्याय है। अब जो लोग अपने पैसे का सदुपयोग करके खेती करते हैं, कहीं निवेश करते हैं और अमीर बन जाते हैं, तो वो उनका न्याय है। और जो लोग बेच बेच के खाने लगते हैं, शराब मदिरा पान करने लगेंगे समाज में, जो जैसा रहेगा, जो उस धन का जैसा प्रयोग करेगा जितनी बुद्धि से, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो गरीब हो जाएगा। तो वापस से यही इनका न्याय का सिद्धांत है, एक नई दुनिया इन्होंने बनाई अज्ञान के पर्दे के माध्यम से। लोगों को सबको समान अवस्था में रख दिया, कुछ सामाजिक प्राकृतिक वस्तु दे दी, मतलब कुछ सामाजिक प्राथमिक वस्तु दे दी, कुछ प्राकृतिक प्राथमिक वस्तु दे दी। अब लोग, मतलब एक धन संपत्ति होगी लोगों की। अब लोग इन वस्तुओं का उपयोग कैसे करते हैं, चाहे वो अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं या अपने लाभ को कम कर सकते हैं, सब कुछ खत्म कर सकते हैं, ये व्यक्तियों पर डिपेंड करता है। तो ये है मुख्यतः हमारे रॉल्स महोदय का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है ना, वो यही बेसिकली इसी बात को लेकर है। तो
इस समझौते में अगर बदतर से बदतर परिस्थिति भी जब लोगों को मिलती है तो वो अपने लिए अच्छी से अच्छी वस्तुओं का चयन करते हैं, है ना? और प्राथमिक वस्तु यहाँ उपलब्ध कराई जाती है। तो जो लोग जैसा चयन करेंगे और वो जैसा बन जाएंगे, बेसिकली यही न्याय है रॉल्स का। तो बेसिकली आप एक बार मोटा मोटा न्याय के सिद्धांत को ऐसा समझिए कि अब इनको एक न्याय का सिद्धांत देना था। तो जब रॉल्स को न्याय का सिद्धांत देना था तो भैया सिद्धांत कैसा दिया जाए? तो न्याय का सिद्धांत देने के लिए चलो हम जस्टिस इज फेयरनेस करते हैं। मतलब एक निष्पक्ष प्रक्रिया को अपनाते हैं। ठीक है, एक अज्ञान का पर्दा का कल्पना करते हैं। अब लोगों के दिमाग पर एक अज्ञान का पर्दा लगा दिया तो लोग एक दूसरी दुनिया में चले गए, मान लीजिए। जहां लोगों को ना तो अपनी हैसियत का पता है ना किसी स्थिति का पता है, वो सब भूल चुके हैं, ऊंच नीच ज्यादा अच्छा बुरा सब भूल चुके हैं। अब यहाँ व्यक्ति के सामने शर्त रखी गई है ना? सबको समान कुछ प्राथमिक वस्तुएं उपलब्ध कराई गई। अब लोग इन वस्तुओं का जैसा भी उपयोग करके अपनी स्थिति को अच्छा या बुरा कर सकते हैं। ठीक है, यही न्याय है। यहाँ अमीर गरीब खाई वाई सब बढ़ेगी पर प्राथमिक स्थिति में समान कर दिया जाएगा लोगों को। यही इनका न्याय का सिद्धांत है। ठीक है, फिर जब ये सिद्धांत आगे चलता रहता है, ठीक है, तो इसमें कुछ चीजों को अपनाते हैं। इसी सिद्धांत में वो एक सिद्धांत देते हैं जिसको कहते हैं विभेदों का सिद्धांत। विभेदों का सिद्धांत, या इसको आप कहते हैं मैक्सिमिनी प्रिंसिपल, है मैक्सिमिनी प्रिंसिपल। इसको अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत भी कहते हैं। प्रिंसिपल देखो, इसका मतलब ये होता है कि फिर देखो, न्याय का सिद्धांत बन गया। बदतर से बदतर परिस्थिति में लोग अच्छी चीजें उसमें चुनते हैं उस अवस्था में, है ना, अज्ञान के पर्दे में। तो विभेद का सिद्धांत या मैक्सिमिनी प्रिंसिपल क्या होता है कि मान लो ये न्याय तो आ गया सब, इसके बाद में समाज में जो न्यूनतम मतलब जो हीनतम स्थिति में पहुंच जाएगा, जो सबसे खराब स्थिति में पहुंच जाएगा, तो उसके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा, मतलब असमान व्यवहार किया जाएगा उसको। जो कल्याणकारी राज्य है, राज्य को सुविधा प्रदान करेगा अलग से, भेदभाव करके समान लोगों से, है ना, उसको एक्स्ट्रा लाभ देगा। जैसे आज की सरकार दाना दे रही है, राशन मुफ्त में देती है, पैसे डाल रही है गरीबों के अकाउंट में, तो इसी को कहते हैं भेदभाव, है ना। तो जो सबसे खराब स्थिति में रहेगा उसको सबसे ज्यादा लाभ दिया जाएगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है मैक्सिमिनी प्रिंसिपल, है ना। ये एक बिंदु है इनके न्याय सिद्धांत का। एक और सिद्धांत की बात करते हैं, एक और नियम की, उसको कहते हैं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत से क्या मतलब है कि जो लोग सबसे खराब या न्यूनतम हीनतम स्थिति में रहते हैं, है ना, अमीर गरीब की खाई बढ़ जाती है, लोग बहुत गरीब हो जाते हैं, तो इनको राज्य विशेष सहायता देगा। जैसे इसको कहते हैं अवसर के समानता, कि उनको अवसर उपलब्ध कराया जाए। जैसे अमेरिका में अश्वेतों को छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, भारत में पिछड़े लोगों को क्या दी जाती है? आरक्षण दिया जाता है। तो ये भी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। तो इस तरीके की सुविधाएं देने की बात हमारे रॉल्स महोदय करते हैं, उसी को कहते हैं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, रॉल्स का। एक और सिद्धांत की बात करते हैं हमारे रॉल्स महोदय। ठीक है, इनका एक और सिद्धांत समझिए जिसको कहते हैं जंजीर, जंजीर या श्रृंखला का सिद्धांत। जंजीर या श्रृंखला का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो जंजीर या श्रृंखला का सिद्धांत क्या होता है? तो बेसिकली इसको ऐसा समझिए, ये सामाजिक कल्याण से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है सामाजिक कल्याण से। सामाजिक कल्याण से संबंधित है चूंकि, है ना। तो यहाँ रॉल्स कहते हैं कि जो एक समाज होता है ना, पूरा का पूरा जो समाज होता है, ये समाज ना, जो जैसे जंजीर होती है, तो हमारा भी जो समाज होता है ना, ये एक जंजीर की तरह होता है। ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और जब जंजीर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है तो ही वो मजबूत होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो समाज होता है वो भी एक जंजीर की तरह है, जिसमें अमीर लोग मान लो अमीर होते हैं, तो और दूसरे लोग गरीब होते हैं, दो लोग होते हैं। तो अमीर लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, उन पर गरीबों का भी तो अधिकार होता है। मान लो अमीर लोग कोई धंधा करते हैं या उद्योग चलाते हैं, तो वो माल को खरीदते तो गरीब ही है, और गरीबों को रोजगार अमीर देता है। तो यहाँ पर अमीर गरीब सब लोग एक दूसरे पर डिपेंड है। एक समाज होता है ना, तो अमीर लोगों से केवल क्या एक समाज या देश हो सकता है क्या? नहीं, एक समाज में जितने लोग होते हैं सबकी भूमिका होती है। एक देखो,
अगर समाज में किसान है, अगर वो उत्पादन ही नहीं करेगा, तो क्या अमीर लोग खा पाएंगे? तो नहीं खा पाएंगे। तो एक समाज में किसान की भी वैल्यू है। ठीक है, एक गरीब है, अगर गरीब लोग नहीं होंगे, मजदूर लोग नहीं होंगे, तो काम कौन करेगा? अमीरों की गाड़ी कौन चलाएगा? उनके फैक्ट्री में काम कौन करेगा? उनको सब्जी कौन बेचेगा? है ना? ये सुविधाएं उनको कौन देगा? वो वैसे नहीं जी पाएंगे। शहर में इतने ऑटो कौन चलाएगा? है ना? उद्योगपति नहीं होंगे तो उत्पादन कौन करेगा? किसान होना चाहिए, ठीक है, मजदूर वर्ग होना चाहिए, इंजीनियर्स होना, सभी लोगों से मिलकर बनता है भैया एक समाज। तो इसलिए सबकी वैल्यू है। तो हर एक व्यक्ति मिलकर एक कड़ी बनाते हैं समाज की। ठीक है, तो समाज कैसा होता है? जंजीर की तरह होता है। अब सोचो, तो इसमें जो गरीब लोग हैं, है ना, ये बहुत गरीब होते चले जा रहे हैं, इनकी हालत खराब होते जा रही है, तो इनको तो बचाना पड़ेगा ना हमें। तो हम क्या करेंगे? अमीरों पर टैक्स लगाएंगे और उस टैक्स से कल्याण करेंगे गरीबों का। इन लोगों पर कुछ पैसे खर्च करेंगे, है ना? तो इनकी स्थिति मजबूत होगी, है ना? तो ये इनके पक्ष में बात करता है। तो अगर गरीबों के लिए ये हम कल्याण का काम नहीं करेंगे, तो ये गरीब क्या हो जाएंगे? ये बाहर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ये कड़ी कमजोर हो जाएगी। तो ये जो जंजीर है ये टूट जाएगी, तो समाज कमजोर हो जाएगा। फिर सोचो, एक झोपड़ी के, बहुत सारी झोपड़ी वाला मोहल्ला है, उसके सामने बहुत बड़े बड़े अमीरों के महल है। तो क्या है, झोपड़ी वाले कभी उनसे खुश रह पाएंगे महल वालों से? आए दिन ये लोग जाके उसमें चोरी करेंगे, उनके खिलाफ क्रांति करेंगे, पत्थर मारेंगे, शीशे फोड़ेंगे, इनसे ईर्ष्या करेंगे। और अमीर लोग इनसे कहेंगे हमारी सुंदरता खराब कर रहे हो, तो एक समाज में संतुलन रह ही नहीं जाएगा। तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझिए। इसलिए अगर समाज को अच्छा बनाना है, तो सब लोगों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसी को कहते हैं श्रृंखला का सिद्धांत। ठीक है, जो हमारे रॉल्स महोदय ने दिया है। इससे सभी का फायदा है, इस सिद्धांत से सभी का फायदा है। तो बेसिकली यही ये सिद्धांत है। ठीक है, ये सिद्धांत दिया है हमारे रॉल्स महोदय ने। अब यहाँ पर रॉल्स ने न्याय सिद्धांत दिया है, तो बहुत सारे विचारक आएंगे जो इनकी आलोचना करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये परिप्रेक्ष्य इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। इसको देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो। तो कुछ रॉल्स के आप इसको क्या कह सकते हैं? आलोचना। जॉन रॉल्स की आप इसको आलोचना कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आलोचना। ठीक है, ठीक है, अलग अलग विचार भी आप कह सकते हैं। हमारे एक विचारक है समतावादी। ठीक है, समतावादी विचारक हुए हैं, इन्होंने आलोचना की है किसकी? देखो, पहली आलोचना देखते हैं हम समतावादी। ठीक है, हम आलोचना देख रहे हैं, समतावादी आलोचना। आपको पता है समतावादी विचार कौन से हमारे समतावादी विचारक है जो समाज को ना एक समान बनाने की बात करते हैं? ठीक है, तो मैकफरसन, पहले है मैकफरसन। इन्होंने आलोचना की रॉल्स की और कहा कि जो रॉल्स है ना, ये केवल एक उदारवादी, लोकतांत्रिक, पूंजीवादी राज्य के रूप में न्याय को स्वीकार करते हैं। है ना? इन्होंने इसलिए आलोचना की कि भाई जो रॉल्स ने न्याय की बात की ना, वो मुख्यतः लागू कौन से उस पे होता है? जो उदारवादी व्यवस्था है, उदारवादी लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था है, वही होना चाहिए वहां। इसी वहीं पर केवल लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में हम न्याय के सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। उसी पृष्ठभूमि में रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया जो सही नहीं है। पूरी दुनिया में इस तरह की अवस्था नहीं है, चूंकि ये पूंजीवादी देश में ही है, तो ये पूंजीवादी देशों के लिए ही अच्छा है। तो ये बोलकर मैकफरसन इनकी आलोचना करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा, इन्होंने ना न्याय के सिद्धांत को इन्होंने सार्वभौमिक नहीं बनाया, सबके लिए नहीं बनाया, केवल लोकतांत्रिक और उदारवादी देशों के लिए बनाया। ये कहकर आलोचना कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगले समतावादी हमारे विचारक है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन महोदय। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में इन्होंने एक किताब लिखी थी अमर्त्य सेन ने। इसमें इन्होंने अपना विचार दिया था न्याय से संबंधित। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा, क्या कहते हैं हमारे अमर्त्य सेन महोदय? देखिए, क्योंकि ये कहते हैं अमर्त्य सेन की रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत का निर्माण कर दिया कि न्याय में ये चीजें होगी, सबको समान बनाया जाएगा, सबको एक जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी, इसकी बात रॉल्स महोदय करते हैं। ठीक है, पर अब बताइए कि कैसे की जाएंगी, कैसे न्याय को स्थापित किया जाएगा, इसकी बात रॉल्स नहीं कहते। तो अमर्त्य सेन कहते हैं, है ना, अमर्त्य सेन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि रॉल्स बांसुरी सबको देता है। ये कहते हैं कि रॉल्स बांसुरी सबको देता है,
है ना। रॉल्स क्या करता है, बांसुरी सबको देता है पर बजाना किसी को नहीं सिखाता, बजाना किसी को नहीं सिखाता। यानी कि वो क्षमता विकास की अनदेखी करता है और लोगों की क्षमता विकास नहीं करता, बल्कि क्या करता, क्षमता विकास नहीं करता। मतलब वो कह रहा है कि अगर लोगों को सामान लाना है तो राज्य केवल पैसे देते जाए, अमीरों से लेकर इनको सुविधाएं और वस्तुएं उपलब्ध कराते जाए। पर अमर्त्य सेन कहते हैं आप उनको मछली पकड़ कर दे रहे हो, किनको, गरीबों को न्याय देने के लिए। उससे अच्छा है भैया उनकी क्षमता विकसित कर दो, उनको मछली पकड़ना सिखा दो, जो राज्य पर डिपेंड ना रहे, खुद पैसे कमाए और अपनी स्थिति अच्छी करे, अपनी स्किल सीख कर और खुद न्याय अपने लिए बनाए। तो वो ये नहीं देते, इसलिए अमर्त्य सेन इनकी आलोचना करते। ठीक है, तो ये समतावादी आलोचना हुई। दूसरे जो आलोचक है, वो आलोचक वर्ग है समुदायवादी। तो समुदायवादी क्या आलोचना करते हैं रॉल्स की, देखो। समुदायवादी विचारक कहते हैं, समुदायवादी विचारक में एक सबसे बड़े विचारक है जो बहुत अच्छे से अपने विचार देते हैं, है ना। इसको बहुलवादी सिद्धांत कहा जाता है, बहुलवादी सिद्धांत। ठीक है, इसकी बात करते हैं वालजार महोदय। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वालजार, इंपॉर्टेंट है वालजार। इसकी बात करते हैं समुदायवादी न्याय की, है ना। वालजार ने किताब लिखी जिसका नाम है स्पेयर्स ऑफ जस्टिस। इसमें ये अपने न्याय के विचार देते हैं, स्पेयर्स ऑफ जस्टिस में। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये आलोचना करते हैं रॉल्स की। ये कहते हैं जो न्याय, एक समान न्याय का सिद्धांत दिया पूरी दुनिया के लिए हमारे रॉल्स महोदय ने। तो वालजार कहते हैं जो न्याय है ना भैया, न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं होता। जो न्याय है इसका कोई सार्वभौमिक नियम नहीं होता ना। न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं होता, पूरी दुनिया में एक जैसा न्याय लागू नहीं किया जा सकता। और जो अमूर्त सिद्धांत है, अमूर्त सिद्धांत मतलब जो अज्ञान के पर्दे की कल्पना की हमारे रॉल्स महोदय ने, तो अमूर्त सिद्धांत के अनुसार न्याय को नहीं समझा जा सकता। हर जगह न्याय अलग अलग होगा, है ना। न्याय को नहीं समझ सकते, नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जा सकता। ठीक है, इसकी बात करते हैं हमारे यहाँ पर वालजार महोदय। ठीक है, न्याय की समस्या क्या है कि जो संसाधन है उनका वितरण करना है ना। प्राकृतिक संसाधन है, धन संपदा, पद, वह सब चलते। तो संसाधनों के वितरण की समस्या है कि कैसे सब लोगों को समान रूप से संसाधन उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था की जाए। न्याय मुख्यतः इसकी बात करता है। ठीक है, तो ये कहते हैं ना, जैसे राजनीति का क्षेत्र हुआ, ठीक है, राजनीतिक न्याय, आर्थिक, ठीक है, सामाजिक, ये अलग अलग क्षेत्र है। तो हर क्षेत्र के लिए हमको अलग अलग नियम बनाने पड़ेंगे कि आर्थिक न्याय कैसे करे, राजनीतिक न्याय कैसे करे, सामाजिक न्याय कैसे करे, है ना। ये आप देखेंगे कि कानूनी न्याय क्या एक जैसे हो सकते। तो जब न्याय के इतने सारे क्षेत्र है तो पूरे क्षेत्रों के लिए रॉल्स ने केवल एक नियम बनाया। तो यहाँ हमारे वालजार महोदय कहते हैं भैया कि क्या पूरे समाज के लिए एक जैसा नियम हो सकता है न्याय का? नहीं हो सकता भैया। इसकी बात करते हैं हमारे वालजार महोदय। अगले आलोचक जो आते हैं हमारे, है ना, या अगले आलोचक जो है रॉल्स के, वो आते स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक। कौन आते? स्वेच्छा तंत्रवादी, स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक। या है ना, इसमें आते हेयक, इनको नौ उदारवादी भी आप कहते हैं। ठीक है, नौ उदारवादी या स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक आप इनको कहते हैं। तो हेयक महोदय का नाम इसमें प्रमुखता से आता है। हेयक आपको पता है, इनकी बुक है लॉ। कौन सी बुक है इनकी? देखो, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये किताब इन्होंने लिखी, इसमें अपने विचार दिए हैं। ये देखो, ये उदारवादी है तो ये मुख्यतः प्रक्रियात्मक न्याय का बहुत कट्टर समर्थक है। प्रक्रियात्मक न्याय का कट्टर समर्थक। ठीक है, कौन है? हमारे
हेयक मौत है। ये नौ उदारवादी, इनका मतलब है कि राज्य को कोई हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए, व्यक्ति को एक्सट्रीम स्वतंत्रता होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। तो प्रक्रियात्मक न्याय का कट्टर समर्थक है हमारा हेयक महोदय। ठीक है, तो ये कहता है कि जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय क्या है? व्यर्थ का विचार है, फालतू विचार है, व्यर्थ विचार है ना? सामाजिक न्याय कैसा है? व्यर्थ विचार है, निरर्थक है। एक मृग मरीचिका है। क्या है? मृग मरीचिका, मतलब धोखा है। ठीक है, राज्य को कोई कल्याण के काम नहीं करना चाहिए, राज्य कल्याण के काम नहीं करे, कल्याण ना करे। ठीक है, सब लोगों को अपनी क्षमता पर छोड़ दे, है ना? ये लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, जो जितने सक्षम है वो उतनी संपत्ति कमा लेगा, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हेग महोदय, है ना? तो सामाजिक न्याय जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्य क्या करे? राज्य केवल रक्षा करे। ठीक है, राज्य का काम है रक्षा करना, ठीक है, नियम कानून बनाना, इसके अलावा कुछ नहीं। रक्षा करे राज्य और नियम कानून बनाए, ठीक है, कल्याण त्याग दे। त्याग दे क्या? कल्याण, नहीं कल्याण फल्याण के काम नहीं करे राज्य, इसकी बात करते हैं हमारे एक महोदय। ये कहते हैं जो अन्याय होता है ना, अन्याय और दुर्भाग्य में फर्क होता है, अन्याय और दुर्भाग्य में फर्क होता है। ठीक है, कैसे होता है भैया अन्याय और जो दुर्भाग्य है इसमें फर्क होता है, ये कह रहे हैं? इसका मतलब है अन्याय मतलब जो जानबूझ करके किया जाता है, ठीक है ना? आप जानबूझ करके किसी चीज के लिए किसी को आप क्या कर रहे हो, मतलब अन्याय तब होगा जब आप किसी को विवश कर रहे हो, किसी व्यक्ति को कोई चीज नहीं मिलने दे रहे हो, तो इसको कहते हैं आप अन्याय, कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको कोई वस्तु नहीं दी जा रही है, आपका शोषण किया जा रहा है, इसको अन्याय कहते हैं। ठीक है, अन्याय को दूर किया जा सकता है, पर दुर्भाग्य अलग होता है। दुर्भाग्य क्या होता है कि आप, आपकी जितनी योग्यता है, आपका जितना क्षमता है उसके हिसाब से आपको चीजें मिल रही। मेरी क्षमता योग्यता है कि 1 लाख रुपए महीना कमा के मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा है जो 10,000 कमा रहा है और वो जिंदगी जी नहीं पा रहा है, अपनी आवश्यकताओं की चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसको कहते हैं दुर्भाग्य, है ना? तो भैया अन्याय और दुर्भाग्य में फर्क होता है ना? तो जो व्यक्ति जितना योग्य है वो उतना अपना कमा के अच्छे से जी रहा है, ये न्याय है ना, इसलिए कोई कल्याण करने की जरूरत नहीं है। ये विचार हमारे हेयक महोदय के। ऐसे ही अगले एक महान विचारक होते हैं नौ उदारवादी या स्वेच्छा तंत्रवादी, इनको कहते हैं, ये और अच्छे हैं हमारे, नॉजिक, है ना? अगले विचारक कौन है? नॉजिक। इनकी पुस्तक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, अराजकता, राज्य व कल्पना लोग। ठीक है, ये भी हार्वर्ड में प्रोफेसर थे, जहां रॉल्स थे वहीं पर ये प्रोफेसर थे। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक लिखी है ना, इस एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ये लॉक से प्रभावित है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर नॉजिक महोदय ने क्या विचार दिया? देखो, ये भी नौ उदारवादी है, तो इनका मानना क्या है कि राज्य को सामाजिक कल्याण नहीं करना चाहिए, कल्याण नहीं करना चाहिए। राज्य कैसा होना चाहिए? रात्रि प्रहरी। रात्रि प्रहरी मतलब राज्य का काम केवल बाहर से रक्षा करने की होना चाहिए और कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए राज्य में। ये एक सिद्धांत देते हैं जिसको कहते हैं आत्म स्वाभिमान, आत्म स्वाभिमान या आत्मनिर्धारण। आत्मनिर्धारण का सिद्धांत देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी क्षमता से, अपनी मेहनत से, प्राकृतिक वस्तु में श्रम मिलाकर जितनी वस्तुएं अर्जित करता है अपनी योग्यता से, उस पर उसी का अधिकार होना चाहिए, व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए ना, राज्य को हस्तक्षेप करके उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ये इसकी बात करते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए और राज्य के हस्तक्षेप को कम से कम किया जाए। ठीक है, व्यक्ति जितने प्राकृतिक संसाधन है उसमें अपनी क्षमता का उपयोग करके कितना भी असीमित संपत्ति कमा सकता है। इसी को कहते हैं आत्मनिर्धारण का सिद्धांत, जिसकी बात हमारे नौजिक महोदय करते हैं। एक और विचारक देख लेते हैं हम न्याय से संबंधित, और इसके बाद हमारा न्याय खत्म हो रहा है। बी आर अम्बेडकर, चूंकि आप भारत में हो यार, ये लोग तो नहीं पढ़ाते पर हम पढ़ लेते, भारतीय है। एक आधक हमारे थिंकर ने भी कुछ उखाड़ा है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, अपने विचार दिए हैं, उनको देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर जी के विचार हम देख लेते हैं। ठीक है,
बी आर अम्बेडकर जी क्या कहते हैं न्याय को लेकर, ये देख लिए। तो यहाँ अम्बेडकर जी कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर, कि न्याय क्या होता है। तो इनके अनुसार न्यायपूर्ण समाज वह है, न्यायपूर्ण समाज वह है जो परस्पर, ना, न्यायपूर्ण समाज वह है जो परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना, जो परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना को मिलाकर एक करुणा भरे समाज का निर्माण करे। ठीक है, मतलब एक न्यायपूर्ण समाज वह हो जहां लोगों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बढ़ रही हो, एक दूसरे का अपमान लोग कम कर रहे हो, तो अच्छी भावना को मिलाकर एक बहुत अच्छा समाज बनाए, तो वहां न्याय होगा। ये बात कह रहे हैं हमारे अंबेडकर जी। ठीक है, तो ये मुख्यतः न्याय से संबंधित बहुत सारे थिंकरों के अलग अलग विचार देखे हमने और सब चीजों को देखी है। कुछ और चीजें एक आध देख लेते हैं आखिरी में। न्याय से संबंधित अब अंत में कुछ महत्वपूर्ण किताबें देख लीजिए, एग्जाम एग्जाम की दृष्टि से आवश्यक है, इसीलिए बुक्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ अपनी तरफ से, देखो। थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी किताब है ये? रॉल्स, 1971। ठीक है, अगली किताब देख लीजिए, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, अभी बताया था, इंपॉर्टेंट है। एनार्की स्टेट यूटोपिया, है ना, नॉजिक, रॉबर्ट नॉजिक की ये किताब है, इंपॉर्टेंट। तीसरा, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस ये हेयक की किताब है। कोई भी चमत्कार होता है तो आप हे की दृष्टि से देखते हो। ठीक है, मिराज ऑफ सोशल जस्टिस हेयक की किताब है। स्पेयर्स ऑफ जस्टिस, स्पेयर ऑफ जस्टिस किसकी किताब है? याद होना चाहिए भाई साहब, वालजार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, वालजार की किताब। एक और देखिए, अगला पांचवा, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, जस्टिस जेंडर एंड फैमिली ऑकिन की किताब है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जस्टिस एंड द पॉलिटिकल डिफरेंस, जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। ठीक है, जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस ये किसकी है? ये आइरिस मेरियम यंग है ना, आइरिस मेरियम यंग, ये विभेदीकृत राजनीति की बात करती है, इसलिए इनकी ये किताब यहाँ पर। इक्वल जस्टिस करके एक किताब है, इक्वल जस्टिस, ये मुख्यतः लिखी है एरिक रिकोस्की, इनकी बुक है। इसके अलावा आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन। ठीक है, ये इनकी किताब है। डेवलपमेंट इज फ्रीडम, एक और इनकी किताब है, डेवलपमेंट इज फ्रीडम। ठीक है, अमर्त्य सेन की किताब है ना। द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन, एक और इनकी किताब है। ठीक है, आइडिया ऑफ इंडिया सुनील खिलनानी की किताब है। मिडनाइट फ्रीडम टू मिलेनियम, ये शशि थरूर की एक और किताब है। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। तो जो जस्टिस से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी, मैंने वो आपको बताई है, बहुत विस्तार से आपको न्याय के बारे में पढ़ाया है।
मुझे आशा है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा न्याय सिद्धांत, बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। एक-एक थ्योरी को, एक-एक बातों को, एक-एक विचारों को, एक-एक सिद्धांत को जो न्याय से संबंधित है ना? अब हम यहाँ पर इस जो न्याय से संबंधित अध्याय है इसको समाप्त करते हैं। अंत में एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसी तरीके से सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा ताकि आप रच बस जाओ राजनीति विषय से संबंधित। केवल 2,999 रुपए में हम आपको ये पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं, यहाँ नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं टेस्ट सीरीज और सब चीजें ताकि आप पूरी तैयारी कर सको, और जो 500 बच्चों का मुश्किल से चयन होता है इंटरव्यू के लिए, उसमें अपना नाम ला सको, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इंटरव्यू में आपको बहुत मदद मिले तैयारी के लिए, इसलिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जो तैयारी 50-50 हजार रुपए में कराई जाती है, उससे बेहतर तैयारी हम मात्र 2,999 रुपए में आपको करा रहे हैं एमपी के एग्जाम के लिए, है ना? तो बिना देरी किए मुझे आशा है आप जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन करोगे और अच्छी तैयारी करोगे। क्लास निरंतर चल रही है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली क्लास।